हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हियर इज़ अकाया। और आज हम अपना कंप्लीट करने वाले हैं यूनिट 8 जो हमारा होने वाला है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में हमारे पास दो चैप्टर्स हैं। पहला क्लास चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ एंड चैप्टर 8 माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, जो कि क्लास 12th का ये चैप्टर सारे होने वाले हैं। ठीक है, क्लास 12th बायोलॉजी का। ठीक है, ठीक है। आज हम इसी चैप्टर को बहुत ही प्यारे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं इस एक लेक्चर में, तो वीडियो बने रहेगा। हो सकता है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आए, एंड देख लीजिए जैसा भी हो, लेकिन अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तो दोनों एक साथ कंप्लीट करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं, अपने चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, जो भी चीज़ लिखी हुई है, इनकी जो कहानी वगैरह है ना, हमारे राइटर ये हमारे बोल सकते हैं, ठीक है, ये इनकी जितने भी हमारे पास होते हैं, इनके मैं अलग से करवाऊँगी आपको। ठीक है, डोंट वरी, इन सबको भी कराऊँगी। बाय द वे देखो, ये पहली चीज़ हमारी है। फर्स्ट चैप्टर 7 हम पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर के मतलब से हम कुछ अर्थ निकालेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस की हेल्थ की बात कर रहे हैं, एंड उनमें होने वाली डिजीज़ की बात कर रहे हैं। ऑफकोर्स बेसिक सी बात है, अगर जहाँ हेल्थ की बात होगी वहाँ तो डिज़ीज़ ऑफकोर्स ही आएगा। ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड ही हैं। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया था, उसके साथ साथ पूरी रिप्रोडक्शन यूनिट कंप्लीट की थी, जिसमें एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ नाम का एक चैप्टर आया था। तो गाइज इसमें भी यही था, लेकिन इसमें था कि आपको रिप्रोडक्शन रिलेटेड सारे जितने भी डिजीज़ होते हैं या हेल्थ इशूज़ जो रहते हैं उसके बेसिस पे था। इसमें हम हर टाइप के डिज़ीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इसके पॉइंट्स में देख लो तो यहाँ पे फर्स्ट होगा कॉमन डिजीज़ पढ़ेंगे, इम्यूनिटी पढ़ेंगे, एड्स पढ़ेंगे, कैंसर पढ़ेंगे, ड्रग्स एंड अल्कोहल कंप्लीट करके हमारा चैप्टर ये कंप्लीट कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। फर्स्टली क्या बोल रहे हैं, हेल्थ। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक हेल्थ का मतलब सिर्फ यही था कि हमारे बॉडी में जो ह्यूमर है, यानी जो फ्लूइड है, उसकी मात्रा हमारे बॉडी में बैलेंस होनी चाहिए। अगर वो बैलेंस है तो हम क्या है, बिल्कुल हेल्दी हैं। और यही जो अर्ली ग्रीक हुआ करते थे एंड हिप्पोक्रेट्स होते थे, जो कि एंड इंडर आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन यही असर्ट करता था कि हमारे बॉडी में जो ह्यूमर है, फ्लूइड है, वो अगर बैलेंस है तो हमारी बॉडी क्या है, बिल्कुल फ्रेश है, हम हेल्दी हैं, स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड बिल्कुल ठीक है। ये अर्ली ग्रीकर लाइक हिप्पोक्रेट्स कहते थे और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन असर्ट कहता था। इट वॉज थो दैट द पर्सन विथ ब्लैक बाइल बिलोंग्स टू द हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव अ फीवर। दिस आइडिया वॉज अराइव्ड एट बाई प्योर रिफ्लेक्टिव थाट। उस टाइम पे ये भी बोला जाता था कि अगर किसी की बॉडी में ब्लैक बाइल है तो वो हॉट पर्सनैलिटी शो करेगा एंड उसके पास फीवर होगा, उसे फीवर होगा कहा जाता था उस टाइम पे। कोई पर्सन के पास अगर ब्लैक बाइल है तो वो हॉट पर्सनैलिटी से बिलोंग करेगा एंड हो सकता है उसे फीवर हो। ये आइडिया उस टाइम प्योरली थॉट के हिसाब से बस उन्होंने रख दिया था। ठीक है, जब विलियम हार्वे ने क्या किया था, डिस्कवरी की थी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन की जब इन्होंने क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने निकाला था, ठीक है, डिस्कवरी की थी, तो इन्होंने बोला था कि अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, अगर कोई पर्सन के पास ब्लैक बाइल है फिर भी वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर शो करेगा। उन्होंने थर्मोमीटर से क्या किया था, चेक करके जो गुड ह्यूमर की हाइपोथेसिस थी हेल्थ के बेसिस पे, यही गुड ह्यूमर की ब्लैक बाइल है तो उसको फीवर होगा, इस गुड ह्यूमर की हाइपोथेसिस को इन्होंने डिस्प्रूव कर दिया, गलत साबित कर दिया। ठीक है, ठीक है। इन लैटर आज के टाइम पे बायोलॉजी का मतलब यही होता है। बायोलॉजिकली बेसिकली जो होता है ना, अगर हम बात कर रहे हैं मतलब कि हमारे हेल्थ की, तो हेल्थ हमारे बॉडी की बात करें तो हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला न्यूरल सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम और तीसरा हमारे पास आ जाता है इम्यून सिस्टम। पहला इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड हमारे पास क्या है, न्यूरल सिस्टम। समझ गए?
ठीक है, कलर थोड़ा हमने चेंज कर दिया। अगर हमारा न्यूरल सिस्टम, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम ये सही होता है तो हम बोल सकते हैं कि हम हेल्दी हैं। समझ में आई बात? हमारा न्यूरल सिस्टम, इसका मतलब हमारा जो नर्व्स हैं, जो हमारे बॉडी से हर जो भी हमें मिलता है, सिग्नल मिलता है, अगर वो सब ठीक है। दूसरा, सिग्नल के थ्रू जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम जब हार्मोन रिलीज़ करते हैं। एंड तीसरा, इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यून सिस्टम सही है तो हम किसी डिज़ीज़ से लड़ सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि हम हेल्दी हैं। माइंड एंड मेंटल हेल्थ जो रहती है अफेक्ट हो सकती है, लेकिन ये हेल्थ जो होती है तब अफेक्ट होगी 3 तरीके से। बेसिकली यहाँ पे दिया गया है 3 तरीके से हम हेल्दी से अनहेल्दी हो सकते हैं, या फिर हमारा जो हेल्थ है वो अफेक्ट हो सकता है। सबसे पहला, जेनेटिक डिसऑर्डर, हो सकता है कि बचपन से ही हमें कोई बीमारी हो। दूसरा, इन्फेक्शन। एंड तीसरा, लाइफ स्टाइल। मान लो बोला जाता है कि मान लो कि बचपन में ही क्या है, माँ बाप को कोई बीमारी है और माँ बाप से हमें फैल गई, तो ऑफकोर्स हम भी बीमार हैं, तो हम हेल्दी नहीं हैं। तो एक पहला रीज़न ये होगा। दूसरा, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इस ऐसा चीज़ है जो हमें दूसरे से फैलता है। आफ्टर बर्थ हम कहीं जा रहे हैं, किसी को खांसी आ रही है, उससे हमें इन्फेक्शन हो गया, तो अब हम अनहेल्दी हो गए। तो दूसरा मेन रीज़न ये हो सकता है। तीसरा क्या है, लाइफ स्टाइल। हम अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज सही कर रहे हैं, अपना डेली जो हमारा हैबिट है उसको अगर हम सही से कर रहे हैं तो हम हेल्दी हो सकते हैं, वरना हमारी बॉडी जो होती है वो अनहेल्दी कहलाती है। बेसिकली जब हम हेल्दी टर्म का यूज़ करते हैं तो हमारे मन में सिर्फ यही चीज़ आता है कि फ्रिक्वेंटली हर चीज़ में आप हेल्दी हो, हमें कोई डिजीज़ ना हो, एब्सेंस ऑफ डिजीज़, या फिज़िकली हम फिट होंगे, ऐसा हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हमारे में कोई डिजीज़ नहीं है या फिज़िकल फिट हम हैं तो हम हेल्दी हैं। देखो बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है हेल्दी की, और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है। डेफिनेशन दी गई है हेल्थ का कि अ स्टेट ऑफ अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट। ठीक है, अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो वो फिज़िकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए एंड सोशली भी फिट होना चाहिए। इन द सेंस कि अगर आप हेल्दी हो तो ठीक है, आप अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई डिजीज़ नहीं है, तो आप हेल्दी हो, लेकिन उसके साथ साथ मेंटली फिट होने चाहिए। इन द सेंस कि आप किसी को गाली नहीं दोगे, आपकी वजह से किसी को परेशानी नहीं होगी, तो माना जाएगा कि आप हेल्दी हो। तीसरा, सोशली वेलबींग, इन द सेंस है कि आप 4 लोगों के सामने बैठ रहो, उनसे घुल मिल रहो, तो आप भी नॉर्मल रहो, बिल्कुल ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं, बिल्कुल ऐसा ओवर रिएक्ट नहीं, कोई किसी तुम्हारे वजह से किसी को परेशानी ना हो, तब हम बोल सकते हैं कि आप हेल्दी हो। ठीक है, अब पीपल हेल्दी है तो अगर वो पर्सन हेल्दी है तो वो अपने काम में दुगनी तीव्रता से काम करेगा और उसकी प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी बढ़ जाती है। साथ ही साथ उनकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा ईयर्स कुछ बढ़ जाते हैं। जैसे वो 2 साल जीने वाला तो अब 6 साल जिएगा, हंसेगा खेलेगा, सारे काम सही से करेंगे, तो उसकी लॉन्गेविटी लाइफ जो होती है वो भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ अगर कोई हेल्दी है तो जो उनका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, और मतलब जो बेबी, अगर मान लो बेबी बर्थ करता है उसके बाद ही उनकी डेथ हो जाती है। अगर कोई पर्सन हेल्दी है, अगर हर पर्सन ही हेल्दी है तो कोई बेबी मरेगा ही नहीं। ठीक है, मान लो मेरी मम्मा है, मेरी मम्मा बहुत बीमार है और मैं पैदा हुई, पैदा होने के बाद मम्मी मेरे बीमार थी, उसकी वजह से मैं भी डेथ कर गई। तो ये होता है कि अगर मम्मा मेरी हेल्दी होती तो मैं भी शायद से बच जाती और मैं भी हेल्दी होती। तो हेल्दी होना एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट बन जाता है कि हम अपने लाइफ में एकदम सही रहें। हेल्दी होने के लिए क्या करना चाहिए, हमें अपने बैलेंस डाइट को बिल्कुल सही रखना चाहिए कि हर अपने जो डाइट खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा एंड आयरन, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, सबकी मात्रा बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए। उस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। पर्सनल हाइजीन, हम अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, गंदगी जगह पे बैठे नहीं, खाए नहीं कुछ भी उठा करके, और डेली पे डेली हम रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर हम डेली एक्सरसाइज करेंगे तो इससे हमारा ही फ़ायदा होगा, हमारी बॉडी अच्छे से काम करेगी, हम हेल्दी फील करेंगे। ओके, बाय द वे वेयर इज, दिख ही नहीं रहा है गाइस, वेयर इज माई रिकॉर्डर। ओके,
तो वही चीज़ है कि आप हेल्दी रहते हो, ठीक है। बेसिकली देखो, रेगुलर एक्सरसाइज करने से भी आप हेल्दी रहते हो, इससे हमारा हेल्थ काफ़ी मेंटेन रहता है। योगा अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप मतलब योगा देखो बहुत पहले से लोग करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से फिज़िकली एंड मेंटली दोनों तरीके से वो फिट रहते हैं। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि अगर मैं इधर उधर जा रहा हूँ या कुछ भी उठा के खा ले रहा हूँ तो मुझे ये डिज़ीज़ हो सकता है। डिज़ीज़ के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए आपको, उनसे क्या हो सकता है एंड आपके बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पहुंच सकता है। वैक्सीनेशन के बारे में पहले पता होना चाहिए कि कोई इन्फेक्शियस एजेंट्स या डिजीज़ हो चुका तो उसके प्रति हम क्या वैक्सीन करा सकते हैं। आप वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोज करो, वेक्टर को कंट्रोल करो एंड हाइजीन जैसे फूड एंड वाटर अच्छे रिसोर्सेस लो एंड इससे तरीके से आपका जो हेल्थ है काफ़ी सही हो सकता है। When the functioning of one or more organ or a system of a body is adversely affected, माना जाता है कि अगर एक या एक से ज़्यादा पार्ट या ऑर्गन आपका एडवर्सली अफेक्टेड है, मतलब मान लो कि हाथ में मान लो कि आपका ब्रेक हो गया, हाथ की हड्डी वाली नीज वाली टूट गई, तो ये एक प्रॉब्लम। पैर के मान लो जोड़वे में आपको पेन हो रहा है, ठीक है, ये दूसरी प्रॉब्लम। तो ये है कि अगर एक या एक से ज़्यादा प्रॉब्लम है आपके बॉडी में, तो ये आपका साइन हो जाता है कि आप साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं कि आप हेल्दी नहीं हो। अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आपको कोई डिज़ीज़ है। देखो बेसिकली अगर आप हेल्दी नहीं हो तभी तो कोई डिज़ीज़ है, अगर हेल्दी होते तो डिज़ीज़ ही क्यों होता। अब देखो जो हमारे डिज़ीज़ होते हैं ना, इनको दो ब्रॉडली ग्रुप किया गया है, दो इक्वल पार्ट्स में। पहला हमारे पास है इन्फेक्शियस एजेंट, दूसरा नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस नॉर्मली याद कर सकते हो, इन्फेक्शियस वो वायरस या बैक्टीरियाज होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शियस एजेंट्स या इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में डिफरेंस ये करना है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ेस होते हैं ना, बेसिकली ये क्या करते हैं ना, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होता है, फैल जाते हैं। बेसिकली देखो, एक है इन्फेक्शियस एंड दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस। ये जो इन्फेक्शियस वाला वायरस है ना, ये ईजिली ट्रांसफ़र कर सकता है वन पर्सन टू दूसरे पर्सन। जैसे कि ये एक पर्सन है, ये हमारे पास दूसरा पर्सन है, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन जो हमारे पास ये वाला है ना, ये हमारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। ये साइन याद करना, इन्फेक्शियस में ट्रांसफ़र हो जाता है, इन नॉन इन्फेक्शियस में नहीं होता। तो ये जो होते हैं कॉमन कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। बेसिकली जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है काफ़ी कॉमन होता है, सबको ही होता रहता है। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ के एग्जांपल्स में हम ले लेते हैं एड्स, जो फैटल है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में कैंसर को एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो मेजर कॉज है डेथ का। बाय द इन्फेक्शियस में इसके अलावा भी जुकाम, खांसी, सर्दी, ये सारी चीज़ें भी आ सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हमने कुछ ड्रेडेड डिजीज़ के बारे में लिया है कि एड्स जो रहता है इन्फेक्शियस डिजीज़ जो डायरेक्टली फैल जाता है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कैंसर है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता। कॉमन डिजीज़ की बात करें ह्यूमंस में, बेसिकली जो वाइड रेंज के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, इसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन एंड हेलमिंथिस, ये 5 टाइप के हमें पढ़ने हैं, ठीक है। कुड कॉज डिजीज़ इन मैन, मतलब हो सकते हैं, बिल्कुल आदमियों में, वुमेन में ऐसा होता है, ठीक है। अब डिज़ीज़ कॉजिंग एजेंट्स को हम पैथोजन कहते हैं, इन द सेंस कि जो भी वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी ऑर्गेनिज्म हमें डिज़ीज़ पहुंचा रहा है, उसका नाम हमने रखा है पैथोजन। मान लो कि मेरी मम्मी जो है मुझे परेशान कर रही हैं, ठीक है। अब परेशान कर रही हैं लेकिन वो डायरेक्ट नहीं कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं, अब मेरे भाई को बार बार मुझ तक भेज रही हैं, या मम्मी के साथ आ रही हैं वापस, ठीक है। मेरे भाई मम्मी के साथ आ रहे हैं, तो इस तरीके से क्या है कि मैं बार बार परेशान हो रही हूँ। तो जो भाई मेरा है एज अ वेक्टर काम कर रहा है, मतलब मेरी मम्मी के जो बात सुन के मेरे तक लेके आ रहा है और मैं परेशान हो रही हूँ। तो इस जो डिज़ीज़ होता है उसमें एज वेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। पहला पैथोजन है जो रियली डिज़ीज़ कॉज करता है, लेकिन पैथोजन को भी एक हमारे तक पहुँचाने में एक वेक्टर का रोल होता है।
अब ये देखो, जो मोस्ट पैरासाइट्स होते हैं ना, पैथोजेंस, वो हमारे बॉडी को हार्म करते हैं। हो सकता है वो हमारे ऊपर बैठ के करे या हमारे अंदर बैठ करे। ये जो पैथोजेंस होते हैं एक बार हमारी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं तो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे जो वाइटल इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होते हैं उसको ये इफेक्ट पहुंचाते हैं। हमारे इसके वजह से हमारे जो फंक्शंस होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो बहुत डैमेज हो जाते हैं। एंड पैथोजन की सबसे खास बात ये है कि पैथोजन जहाँ एक बार चले जाते हैं ना, अपने को उस तरीके से ढाल लेते हैं, उस फेज़ में ढाल लेते हैं। जैसे कि हमारे गर्ड्स में कोई पैथोजन चला गया तो उसको पता है कि वहाँ पे जो लाइक स्टमक में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, कि वहाँ का पीएच काफ़ी लो है। पीएच काफ़ी लो है कि एसिडिक इन्वायरमेंट है, वहाँ का इन्वायरमेंट एसिडिक इन्वायरमेंट है, तो वहाँ उसको रहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए खुद को वो उस तरीके से ढाल लेता है, ठीक है, रेजिस्ट कर लेता है, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम HCl वहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन HCl के प्रेजेंट में भी पैथोजन क्या करता है, सर्वाइव कर लेता है। तो वो खुद को उस तरीके से ढाल लेता है कि वो आगे वाले एजेंट से लड़ पाए। मतलब कि आगे वाला कितना भी ताकतवर हो, वो अपने को उस टाइप का बना लेता है कि आगे वाले से वो फाइट कर पाए। अब क्या लिखा है, अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेम्ब्रेन फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ अ पैथोजेनिक वायरस ऑर्गेनिज्म आर डिस्कस हियर अलोंग द डिजीज कॉज बाय देम प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल द, ठीक है। अब देखो हम पहले क्या पढ़ने वाले हैं, हम सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज़ेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले निमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा पहला रहने वाला है। सेकेंड बार बैक्टीरियल डिजीज़ में हम टाइफाइड पढ़ेंगे, ठीक है। 2 हम बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर तीसरे बारी में आ जाते हैं हम यहाँ पे वायरल डिजीज़, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉमन कोल्ड। फिर मलेरिया प्रोटोजोन डिजीज़ में आ जाता है। चौथे बार में हम प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम ये प्रोटोजोन्स की लाइफ साइकिल देखेंगे। फिर ये प्रोटोजोन डिजीज़, ये हेमोबियसिस एबिलिटी का। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं पाँचवें बारे में, हेलमिंथिस डिजीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, हेलमिंथिस के बारे में। उसके बाद हम सातवां आ जाते हैं रिंगवर्म यानी कि फंजई के बारे में पढ़ने वाले। तो सातवां नहीं, छठवां, हम इन 6 डिजीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने कुछ गलत बोल दिया आई थिंक। चौथा ये है, पाँचवा ये हुआ, एंड सेट, ये हमारे पास छठवां हो गया, ये हमारे पास सातवां हो गया। गाइस, जो लोग भी मुझसे ये चैप्टर नए नए पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ना। और कुछ लोग, मैंने पहले से भी एक बार ये लेक्चर डाल चुका है, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का। जिसको इससे समझ नहीं आ रहा है प्लीज़ जाकर के आप चेक कर सकते हो, हमारा वो दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम टाइफाइड पढ़ेंगे। टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। हम सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में पढ़ने वाले। तो यहाँ लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा, महा इम्पॉर्टेंट गाइस, ये पैथोजेंस हैं। क्या है? पैथोजेंस हैं। हम पैथोजन को पिंक कलर से हाईलाइट करेंगे, याद रखना। हम डिज़ीज़ कौन सी है? निमोनिया। निमोनिया हमारी डिज़ीज़ है। इसका पैथोजन क्या है? इसका पैथोजन है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा। अब ये करते क्या हैं? ये कहाँ इन्फेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले ये देखो कि ये इन्फेक्ट करते हैं हमारी एल्वुलाई पे। एल्वुलाई क्या हो जाती है? एयर फिल्ड सैक, लंग्स जानते हो ना, लंग्स के अंदर एल्वुलाई होता है, तो एल्वुलाई को ये डैमेज करती है। एज अ रिज़ल्ट एल्वुलाई पूरी तरीके से फिल्ड हो जाती है। किससे? फ्लूइड फिल्ड हो जाती है, जिसके वजह से हमें रेस्पिरेशन करने में प्रॉब्लम होता है। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में फीवर, चिल, कफ, हेडेक। सीवियर केसेस, ये याद करना, सीवियर केसेस में आप देखते हो कि हमारे जो फिंगर्स, लिप्स एंड फिंगर्स होते हैं वो ग्रे कलर से ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एक याद कर लेना। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हेल्दी ह्यूमन, अगर देखो ये कैसे फैलता है, इसको MOT कहते हैं, मोड ऑफ ट्रांसफ़र। तो किस तरीके से फैलता है, तो मान लो कोई पर्सन को क्या हुआ, खांसी आ रही है या एयर में उसका छींक चला गया, तो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में फैलता है। शेयरिंग ऑफ ग्लासेस, यूटेंसिल एंड अदर इन्फेक्टेड पर्सन से कुछ आप शेयर कर रहे हो, उससे फैलता है।
फिर और हमारे पास बैक्टीरियल डिजीज़ है जैसे डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया, इस तरीके की कुछ डिज़ीज़ है जो कि बैक्टीरियल डिजीज़ है। अब हम बात करने वाले हैं हमारे टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ ही हमारे पास है। ये जो टाइफाइड है ना, बेसिकली इसका जो पैथोजन है साल्मोनेला टाइफाई है, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी है। ये जो साल्मोनेला टाइफी है ना, ये फैलती कहाँ पे है, तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फैलती है। कहाँ फैलती है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फैलती है। एंड फैलने के बाद ये करती क्या है, याद रखो कि टाइफाइड एक प्रकार का फीवर ही होता है ह्यूमन बींग्स में। पैथोजन जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन में फैलता है, किसके थ्रू, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो एमओटी हो गया कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये फैलता है और पूरे ऑर्गन से, ब्लड के थ्रू पूरे ऑर्गन ऑफ द बॉडी फैल जाता है। फीवर इसमें बहुत ज़्यादा आता है। ये आस्किंग क्वेश्चन है, ऐसा पूछ सकता है कि फीवर 39 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक हमारा फीवर आता है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो सकता है। काफ़ी वीकनेस जैसा लगता है, हमारे स्टमक में पेन आता है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होता है, हेडेक, सर दर्द होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, हमें भूख नहीं लगती। कुछ केसेस सिम्टम्स, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन सीवियर केस की बात करें, अगर हम सीवियर केस की बात करें तो यहाँ पर होता क्या है, सीवियर केस में हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो इंटेस्टाइन है वो परफोरेट होने लगता है। हमारा जो इंटेस्टाइन है वो परफोरेट, मतलब हमारे इंटेस्टाइन में कुछ छेदा दिखने लगता है और हमारे इंटेस्टाइन में छेद की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि डेथ भी हो जाती है उस पर्सन की। टाइफाइड फीवर को हम कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट का यूज़ करते हैं जिसका नाम है विडाल टेस्ट। टाइफाइड फीवर को कंफर्म करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है विडाल टेस्ट। ये जो विडाल टेस्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये देखो, बेसिकली अगर हम बात करें इस केस की मेडिसिन्स में, तो मैरी मेलोन नाम की एक मेड थी जो किस नाम से फेमस हुई थी, टाइफाइड मैरी के नाम से। कि एक घर में ये खाना बनाती थी, कुक बाय प्रोफेशन ये कुक्स थी, और ये करते करते कई सालों तक अपने फूड के थ्रू उन लोगों को टाइफाइड पहुंचाती रही और ये पहली टाइफाइड कैरियर बनी थी, ठीक है। इसलिए हम इसको टाइफाइड मैरी के नाम से जानते हैं। मैरी मेलोन इसका रियल नाम है, ठीक है। अब देखो देखो, बहुत अच्छी तरीके से आप समझ रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो, गुड बॉय। बाय द वे चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है। बहुत सारे वायरल डिजीज़ हैं, लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे पहला वायरल डिजीज़ कॉमन कोल्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको तो ईजिली पता होगा कॉमन कोल्ड क्या होता है, क्योंकि हर घर, भाई ऐसा तो नहीं है कि कॉमन कोल्ड का नाम पहली बार सुना है। कॉमन कोल्ड हर जगह सुना होगा, हर एक घर में कभी न कभी या महीने महीने में कॉमन कोल्ड तो हो ही जाता है। तो इसके बारे में बिल्कुल नॉर्मली आप जान सकते हो। ये बस एक चीज़ जान लो कि एक वायरल डिजीज़ है। इसमें क्या इन्फेक्ट होता है वो देख लो। इसमें क्या होता है, हमारे नोज इन्फेक्ट होते हैं, रेस्पिरेटरी पैसेज इन्फेक्ट होता है, लेकिन हमारा लंग्स नहीं होता। इससे हमारा ये क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा क्या क्या इन्फेक्ट होता है। तो नोज़ एंड रेस्पिरेटरी पैसेज इन्फेक्ट होते हैं, लेकिन जो लंग्स है हमारा वो इन्फेक्ट नहीं होता। अब बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स में हम देखते हैं कि हमारा नाक काफ़ी जाम हो जाता है और काफ़ी बहने भी लगता है। सोर थ्रोट, गला काफ़ी ख़राब हो जाता है, हमारी गला से हॉर्सनेस की आवाज़ आती है, कफ काफ़ी फैल जाता है, सर दर्द होता है और बहुत थका सा महसूस होता है। याद रखो, कॉमन कोल्ड बेसिकली 3 से 7 दिन तक रहता है, उसके बाद धीरे धीरे खुद पे खुद उतर जाता है। यही वही से फैलता है, किसी से स्नीजिंग से, कफ से, किसी और इन्फेक्टेड पर्सन को है आपके सामने, वो खांस दे रहा है तो आपको भी हो जाता है। बेसिकली कोई कंटामिनेटेड अगर ऑब्जेक्ट, मान लो छीका उसने उस वायरस को, ऐसे किसी डेस्क पे छू लिया, उसको आपने छू लिया, या पेन पे, बुक पे छू लिया और आपने छू लिया, तो आपको भी हो जाता है। बेसिकली ये सामान वगैरह से फैलता है। अब 4 हम प्रोटोजोन डिजीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो प्रोटोजोन डिजीज़ है ना, बेसिकली प्रोटोजोन डिजीज़ पे हम मलेरिया के बारे में पढ़ते हैं। एंड प्रोटोजोन डिजीज़ में जो ये हमारे पास पैथोजन है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीसीज़ है, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेराई एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। और बेसिकली जो सबसे बहुत ज़्यादा ख़राब है, बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा क्या है, ड्रीडेड है, फटल है, तो प्लाज्मोडियम जो फैल्सीपैरम है काफ़ी फेटल है। याद रखना, एमसीक्यू में क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ये एक मैन डिजीज़ है जो कि फाइंस मेनी ईयर प्लाज्मोडियम एक टीनी प्रोटोजोन है जो कि क्या करता है, डिजीज़ फैलाता है। ये तो देख ही लिया।
अब देखो मलेरिया, देखो जो मैलिग्नेंट का मतलब होता है कि मलेरिया एक जगह फैला, लेकिन एक जगह से पूरे बॉडी में फैल गया तो वो मैलेरियम फैल्सीफेरम फैलाता है। ठीक है, अब लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ लो। प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल होता है, बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पे निकल करके आते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें हमारे पैथोजन की, तो प्लाज्मोडियम ही हमारा पैथोजन है। तो इसके लाइफ टाइम के बारे में पढ़ लो। जो हमारा प्लाज्मोडियम जो हमारा होता है ना, ये अपने लाइफ साइकिल दो मतलब कि होस्ट से कवर करता है। इसके पास 2 पर्सन्स होते हैं। अब देखो अगर मैं आपको डायग्राम से समझा दूँ उसके बाद इजीली होगा आपको समझने में। सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले होता है हमारे पास एक इन्फेक्टेड मच्छर आता है। एक इन्फेक्टेड मच्छर सबसे पहले काम क्या करता है, ये इन्फेक्टेड पर्सन जो रहता है अपना जो स्पोरोजोइट होता है नीचे फेंकता है। स्पोरोजोइट उसको कहते हैं जो कि मतलब मॉस्किटो से हमारे अंदर जो इन्फेक्ट करता है उस ऑर्गेनिज्म को या पैथोजन को स्पोरोजोइट कहते हैं। तो इन्फेक्टेड मच्छर जो रहता है स्पोरोजोइट हमारे बाइट के थ्रू, हमें काटने के बहाने हमारे बॉडी में डाल देता है। हमारे बॉडी में सबसे पहले जाकर के ये लीवर को अफेक्ट करता है, और लीवर को अफेक्ट करने के बाद क्या होता है, ब्लड के थ्रू सबसे पहले लीवर में पहुंचता है एंड लीवर में परफोरेट कर देता है, लीवर की सेल्स को काफ़ी परफोरेट कर देता है एंड वहाँ पे और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद लीवर की सेल को बर्स्ट कर देता है और ब्लड के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। अब ये क्या हुआ, स्पोरोजोइट हमारे ब्लड में पहुंच चुका है। ब्लड यानी रेड ब्लड सेल्स में ये और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है एंड रेड ब्लड सेल को भी बर्स्ट कर देता है। एंड इसी टाइम पे एक यहाँ पे एंजाइम रिलीज होता है जिसको बोलते हैं हीमोजोइन। हीमोजोइन नाम का एक एंजाइम होता है जो चिल्ड होने का कारण होता है। मान ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है तो हीमोजोइन रिलीज की वजह से होता है। तो ब्लड में जाकर के ये हीमोजोइन सिक्रीट करता है एंड और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करता है, जिसकी वजह से हमें फीवर एंड चिल्ड वगैरह देखने को मिलता है। जब ये निकला तो अब इसका जो सेक्सुअल स्टेज होता है, अब इसी में क्या है, एक फीमेल पार्ट भी बन जाता है और एक मेल पार्ट भी बन जाता है। ये मेल एंड फीमेल पार्ट क्या करते हैं, अब ये देखो एज स्पोरोजोइट ही है। अब ये जो स्पोरोजोइट्स होते हैं, अब मच्छर, एक नॉन इन्फेक्टेड मच्छर क्या कर रहा है, हमारे में से क्या कर रहा है, स्पोरोजोइट्स ले रहा है। अब लिया, ऊपर गया, ठीक है। अब ये क्या होता है, ठीक है, फीमेल मॉस्किटो टेक अ गैमेटो। अब ये गैमेटोसाइट बन चुका है। गैमेटोसाइट खून, एक मच्छर जो रहते हैं खून को एज अ मील लेते हैं, तो गैमेटोसाइट को एज अ मील वो ऊपर लेता है एंड ये जो गैमेटोसाइट होता है इनके गर्ड्स में जाके सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलप टेकन प्लेस इन द मॉस्किटो गर्ड। अब जो हमारा मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गर्ड में जाकर के क्या होता है, रिप्रोड्यूस करता है एंड ये गर्ड्स के बाद ये सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाता है एंड काफ़ी सारे स्पोरोजोइट बर्न कर जाते हैं। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट एस्केप फ्रॉम गर्ड्स एंड माइग्रेट टू द। अब वहाँ से निकलने के स्पोरोजोइट निकलने के बाद क्या करते हैं, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में चले जाते हैं एंड वापस से जब कोई मच्छर जो रहता है काटता है किसी पर्सन को, तो इनके सलाइवरी ग्लैंड से स्पोरोजोइट उनके अंदर घुस जाते हैं। इस हिसाब से हमारे पास क्या है, 2 होस्ट होते हैं, पहला तो ह्यूमन होता है, दूसरा खुद मॉस्किटो होता है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अभी यही को हम अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, बहुत इजी है गाइस। ठीक है, तो क्या बोला हमने, प्लाज्मोडियम क्या करता है, सबसे पहले ह्यूमन बॉडी पे एंटर करता है एज ए स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट एक इन्फेक्शियस फॉर्म है प्लाज्मोडियम का। काटता है, काटने वाला कौन होता है, मच्छर, जिसको फीमेल एनाफिल्स मॉस्किटो कहते हैं, याद रखना फीमेल एनाफिल्स होते हैं। अब पैरासाइट क्या करते हैं, इनिशियली मल्टीप्लाई करते हैं लीवर सेल के अंदर और वहाँ पे क्या करते हैं, बर्स्ट कर जाते हैं, वो अटैक करते हैं आरबीसी पे। आरबीसी पे अटैक करने के बाद उसको भी रप्चर कर देते हैं। रप्चर के टाइम पे एक टॉक्सिन रिलीज होता है जिसका नाम है हीमोजोइन। ये जो टॉक्सिन हीमोजोइन होता है इसकी वजह से ही हमें चिल्ड फील होता है एंड काफ़ी सारा फीवर देखने को मिलता है। ये 3 से 4 दिन तक ऐसे ही होता है। अब जो फीमेल एनाफिल्स होते हैं, मॉस्किटो बाइट जो रहते हैं, वो पैरासाइट क्या करते हैं, मॉस्किटो बॉडी पे एंटर करते हैं एंड वहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। पैरासाइट जो रहते हैं मल्टीप्लाई करते हैं एंड स्पोरोजोइट फॉर्म करते हैं सलाइवरी ग्लैंड में मच्छरों के। जब ये मच्छर जो होता है किसी पर्सन को वापस से काटता है तो अब वापस से वही स्पोरोजोइट किसी और बॉडी में फैलता है। इसी तरीके से जो मलेरिया का पैरासाइट होता है 2 होस्ट बनाता है, एक ह्यूमन और खुद वो एक मॉस्किटो। ये याद कर लेना लाइन।
टू कम्प्लीट दिस लाइफ साइकिल। अब फीमेल एनाफिल्स जो रहती हैं, मॉस्किटो इज़ अ वेक्टर, मतलब यही चीज़ है कि वेक्टर यहाँ पे प्लाज्मोडियम को हमारे तक पहुँचाने के लिए एक मच्छर का काम आ रहा है जिसको हम एनाफिल्स कहते हैं, और ये एज अ वेक्टर वर्क करते हैं। ये क्या है, ये हमारे पास पैथोजन है, ये हमारे पास ह्यूमन है। ह्यूमन तक पहुंचाने के लिए एक पैथोजन का यूज़ करते हैं, वेक्टर का यूज़ करते हैं जिसका नाम है एनाफिल्स मॉस्किटो। ये तो तुम समझ लिया। अब देखो हमारे पास वापस से एक प्रोटोजोन डिजीज़ है जिसका नाम है एमोबियासिस। एमोबियासिस एक ऐसा डिजीज़ जिसको अमेबिक डिसेंट्री भी कहा जाता है, अमीबा लाइक। अब देखो अब क्या होता है इसमें, इसका जो पैथोजन है उसका नाम है इंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। इनका नाम पैथोजन का है इंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। इंटा अमीबा हिस्टोलिटिका लार्ज इंटेस्टाइन में फैलते हैं, ये याद करने वाली बात है। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या फैलाया था, टाइफाइड फैलाया था। अब हमने लार्ज इंटेस्टाइन में क्या किया है, अब इनका सिंबल देख लो, तो सिंबल यही है, कॉन्स्टिपेशन होता है, एब्डोमेन में पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं, स्टूल डिस्चार्ज होता है, बहुत सारी म्यूकस के साथ एंड ब्लड क्लॉट हो जाता है। हाउस फ्लाई ऐसा मैकेनिकल कैरियर की तरह काम करती है एंड पैरासाइट को वहाँ तक पहुँचाती है, मतलब फीकल, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मटेरियल से कुछ चीज़ें उठा करके क्या करती है, हमारे फूड तक लेकर के आती है, मतलब कि उनको कंटामिनेट कर देती है। तो यही फैलने वाला डिजीज़ है जो ड्रिंकिंग वाटर और फूड कंटामिनेशन से फैलता है, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास हीमोफ्लुएंजा के वायरस के, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, हेलमिंथिस के पास आते हैं। हेलमिंथिस से होने वाले पहले डिजीज़ का नाम है एस्कैरिस जो होता है ना, एस्कैरिस को एस्कैरिस भी कहते हैं, एस्कैरियासिस भी कहते हैं, एस्कैरिस भी कहते हैं। एस्कैरिस जो है एक कॉमन राउंड वर्म है और एंड वुचेरिया है। एस्कैरिस को हम कॉमन राउंड वर्म कहते हैं, वुचेरिया को कॉमन फिलेरियन वर्म कहते हैं। एस्कैरिस को राउंड वर्म कहते हैं, वुचेरियन को फिलेरियन वर्म कहते हैं। ये हेलमिंथिस के कुछ पैथोजन हैं, 2 पैथोजन देखा आपने। अब जो एस्कैरिस है, अभी जो हमारे पास ये एस्कैरिस है हमारे इंटेस्टाइन में ही फैलता है, तो तीसरी डिजीज़ जो इंटेस्टाइन में फैलती है वो है एस्कैरिस। इसका सिंबल यही है कि हमारे इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर होता है, एनीमिया होता है एंड हमारे इंटेस्टाइन पैकेज जो रहता है वो ब्लॉक हो जाता है। अब ये जो पैरासाइट के एग होते हैं ना, ये फीकस मटेरियल से ही पहुँचते हैं, कंटामिनेटेड सॉयल, वाटर एंड प्लांट के थ्रू हमारे तक पहुंचते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे 7वें हमारे पास क्या बोलते हैं हेलमिंथिस डिजीज़ के बारे में, तो यहाँ आ जाता है हमारे पास एलिफेंटेसिस को हम फिलियारिसिस भी कहते हैं। एलिफेंटेसिस को पहुंचाने वाला जो पैथोजन है वो वुचेरिया मलाए है, वुचेरिया ब्रोंफ्टाई है, एक फिलेरियन वर्म है और एज अ क्या कहते हैं पैथोजन की तरह काम करता है। स्लोली ये क्या करता है, हमारे जो इन्फ्लामेटरी ऑर्गन्स होते हैं उसको काफ़ी फुला देता है, काफ़ी साल तक चलता रहता है ऐसा। यूजुअली लिम्फाइट वेसल्स जो रहते हैं, याद कर लेना, यूजुअली जो होते हैं यहाँ पे लिम्फोइड वेसल्स होते हैं लोअर लिम्स के, इस डिजीज़ को कॉज कराते हैं। जेनाइटल ऑर्गन काफ़ी इफेक्ट होते हैं, इसकी वजह से हमें काफ़ी सारी डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलती है। ये जो पैथोजन्स होते हैं ना, हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र होते हैं बाय द बाइट ऑफ अ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, याद कर लेना, ठीक है। कुछ अब फंजाई डिजीज़ की बात करें तो फंजाई का जो डिजीज़ होता है इसका नाम है हमारे पास रिंगवॉर्म का जो पैथोजन है वो है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड ईपीडर्मोफाइटोन। माइक्रोस्पोरम, ईपीडर्मोफाइटोन एंड ट्राइकोफाइटोन, ठीक है। ये क्या करवाता है, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इसमें हमें दिखाई देता है ड्राई स्केली लेसन्स, कहाँ पे, हमारे बॉडी के कुछ स्किन्स पे, नेल्स पे या फिर हमें स्काल पे दिखाई देता है। मेन सिम्टम्स की बात करें तो लेसन्स जो रहते हैं काफ़ी इंस्टेंट ईचिंग करते हैं, खुजली होता है, हीट एंड मॉइस्चर की वजह से क्या होता है फंजाई और ग्रो करते हैं,
ठीक है, याद रखना। एंड इसके वजह से स्किन काफ़ी फोल्ड हो जाती है, काफ़ी सूख सी जाती है, और टो के बीच में ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं पानी वानी से नहा रहे हैं तो गीले जगह पे देखने को मिलता है। रिंग वर्म जनरली क्या करते हैं, सॉइल से एक्वायर करते हैं ये चीज़, टॉवेल या क्लॉथ या किसी का कॉम्ब यूज़ करने से। अब हमें अपनी क्या है, हाइजीन मेंटेन करनी है। तो सबसे पहले हमें अपने पब्लिक एंड पर्सनल दोनों ही हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा, तभी तो हम किससे बच सकते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ेस से बच सकते हैं। अब पर्सनल हाइजीन की बात करें तो हमें अपने बॉडी को क्लीन रखना है, अपने साफ़ सुथरा पानी पीना है, खाना खाना है, अच्छे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स खाने हैं। पब्लिक हाइजीन की बात करें तो हमें क्या करना है, जो भी वेस्ट होते हैं, एक्सक्रीटा होते हैं, उनको प्रॉपर डिस्पोज करना है। कुछ कुछ टाइम पे हमें साफ़ सफाई करती रहनी है। वॉजर रिजर्वोयर ना हो पाए, इसलिए कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको आप साफ़ कर सकते हो, पूल्स में, कैश पूल्स में, टैंक्स वगैरह में, जहाँ पर वेक्टर के बढ़ने के चांसेस कम हो। इसकी वजह से ये काफ़ी एसेंशियल डिसीजन होता है, ताकि हम क्या कर सकें, इन्फेक्शियस एजेंट को फैलने से रोक सकें। ठीक है, जैसे कि मेनली जो फूड एंड वाटर से फैलता है उसका नाम है टाइफाइड एंड एमोबियासिस एंड हमारे पास एस्कैरिस। ये सारे देखो, टाइफाइड, एमोबियासिस एंड एस्कैरिस तीनों ही किससे फैलते हैं, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। एयरबर्न डिजीज़ में अगर आना है तो एयरबर्न डिजीज़ में हमारे पास निमोनिया, कॉमन कोल्ड आ जाता है, निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड आ जाता है। तो गाइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप सोच रहे हो उससे बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड एंड वाटर से टाइफाइड, एमोबियासिस, एस्कैरिस आता है, निमोनिया, कॉमन कोल्ड एयरबोर्न डिजीज़ से आते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, अब अगर हम कांटेक्ट जाते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के तो ऑफकोर्स हमें हो जाएगा, तो हमें उनके साथ जाने में थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, चाहे वो हमारे दोस्त हो या कोई हो। अगर कोई चीज़ इंसेक्ट वेक्टर से फैल रही है, जैसे मलेरिया एंड फिलैरिसिस, तो इनको भी हमें खुद से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम वेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं और उनके ब्रीडिंग प्लेस को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पानी अगर कहीं स्टैग्नेशन हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो हमें उसे अवॉइड करना है। ठीक है, अगर आसपास के एरिया में अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो रेगुलर हमें अपने हाउस होल्ड के कूलर्स वगैरह को साफ़ करना है, क्योंकि वहाँ पे भी पानी काफ़ी हद तक इकट्ठा हो जाता है काफ़ी दिन तक, तो वहाँ पे भी मच्छर लगना स्टार्ट हो जाते हैं। मॉस्किटो हमेशा नेट लगा के सोना है। हमें फिशेस, याद रखो ये चीज़, ये हमारा एमसीक्यू में पूछता है। फिशेस जैसे कि गम्बूसिया फिश का यूज़ करते हैं अपने पॉन्ड्स में, जिसके थ्रू वो मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती हैं। इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करें तो हमें थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलेगा। हम स्वैम्स को, ड्रेनेज को अच्छे से करें, डोर एंड विंडो को अच्छे से लॉक करके रखें ताकि मॉस्किटो ना घुस पाए। इस प्रिकॉशन से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ही, लेकिन हम रिसेंट वाइड स्प्रेड में थोड़ा सा बच सकते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज़ से, जैसे कि एड्स मॉस्किटो से बच सकते हैं। जैसे कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जो एड्स मॉस्किटो होता है ना, ये क्या करता है, डेंगू फैलाता है, चिकनगुनिया भी फैलाता है। एड मॉस्किटो डेंगू एंड चिकनगुनिया दोनों ही फैलाता है। एडवांटेज की बात करें तो बायोलॉजिकल साइंस के बाद अगर बात करें, द यूज़ ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन अवेलेबल, वही चीज़ है कि अगर कोई बीमारी होती है तो आप इम्यूनाइजेशन करा लो, वैक्सीन ले लो, इम्यूनाइजेशन करा लो, जिससे कि आप कम्प्लीटली, मतलब अगर ऐसा तो नहीं है कि आप मोस्ट ड्रेडेड डिजीज़ जैसे स्मॉल पॉक्स से बच सकते हो, लेकिन फिर भी छोटे मोटे डिजीज़ से आप बच सकते हो। लार्ज नंबर पे इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे कि पोलियो, डिप्थेरिया, निमोनिया, टेटनस, इन सब से तो आप ऑफकोर्स कंट्रोल हो सकते हो बाय द यूज़ ऑफ अ वैक्सीन। बायोटेक का यूज़ करके हम क्लास 12th 10th में पढ़ेंगे, चैप्टर 10th में, इससे यूज़ करके भी काफ़ी सारे हम क्या कर सकते हैं, सेफ़र वैक्सीन बनाते हैं, डिस्कवर करते हैं एंटीबॉडी को, ताकि ड्रग्स वगैरह का यूज़ करके हम तो हेल्थी रहे, इन्फेक्शियस डिजीज़ से हम बच सकें। अब हम पढ़ने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में। बेसिकली हमें डिजीज़ हो रही है, लेकिन हर एक डिजीज़ जो रहता है, या हर एक वायरस, हर एक हीमोफीलिया, इन्फ्लुएंजा, हर एक हेलमिंथेस, हर चीज़ वायरस हमें इन्फेक्ट नहीं कर सकता। हमारे बॉडी को हर एक चीज़ इन्फेक्ट क्यों नहीं कर सकती, आपने कभी सोचा? बेसिकली अगर मैं इसका अर्थ बताऊँ तो हमें हर चीज़ इफेक्ट इसीलिए नहीं कर सकती क्योंकि हमारे पास इम्यून सिस्टम प्रेजेंट है। इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि हमें अदर डिजीज़ से लड़ने की शक्ति प्रोवाइड करता है। अब हम उसी को पढ़ने वाले हैं। अब देखो वही चीज़ पहले दूसरे लाइन में लिखा है, तो ये एक तरीके का क्वेश्चन है। अगर मैं आपको बता दूँ तो ये आप जाकर के कर सकते हो, मैंने अभी बता भी दिया। अगर हम बात करें फॉरेन एडर से हम बच जाते हैं तो इसका एक कारण है। इसका कारण क्या है, हमारी इम्यूनिटी। किसी किसी का इम्यून बहुत अच्छा होता है तो उसे खांसी जुकाम होती है लेकिन काफ़ी जल्दी ठीक हो जाती है। कोई भी बाहर से कोई डिजीज़ होता है तो वो बच जाता है, लेकिन किसी किसी का इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होता तो वही डिजीज़ को उसको बहुत ख़राब कर देता है, उसकी हालत बहुत ख़राब कर देता है।
तो ये चीज़ एक कारण हो जाता है कि क्यों कैसे बच जाते हैं, तो इसका आपका कारण हो गया इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की वजह से क्या होता है, हम डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से बच जाते हैं, हम अपने मतलब फ़ाइट कर लेते हैं, पैथोजन के अगेंस्ट में फ़ाइट कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये जो इनेट इम्यूनिटी होती है, इनेट से समझ सकते हो, इन मतलब होता है लाइफ पे, मतलब कि ये हमें लाइफ टाइम मिली रहती है, बचपन से ही हमें मिली रहती है। एंड एक्वायर्ड से मतलब समझ रहे हो किसी चीज़ से हम एक्वायर कर रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं। तो वो इम्यूनिटी जो हमारे टाइम पे, हमारे बर्थ टाइम से ही मिली आती है, उसको हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। वो इम्यूनिटी जो हम बाहर से कैरी करते हैं उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। एक इनेट इम्यूनिटी में वही होता है कि कोई भी खांसी जुकाम डिजीज़ आता है तो हमारे अंदर खुद ही एंटीबॉडी बन जाती है और खांसी जुकाम जल्द से ख़त्म हो जाता है। लेकिन वही अगर हमारे पास पोलियो हो चुका है तो हमें बाहर से कोई वैक्सीन लेना पड़ेगा, पोलियो की वैक्सीन, जिसके थ्रू हम पोलियो से बच सकते हैं, तो उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। उस डिजीज़ से बचने के लिए हम बाहर से कोई इम्यूनिटी का यूज़ कर रहे हैं। तो आइए इसी को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। बेसिकली जो इनेट इम्यूनिटी होता है नॉन स्पेसिफिक टाइप का होता है। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे बॉडी में क्या है, अब हर एक डिजीज़ का तो नहीं पता। अभी हर एक डिजीज़ का हमें नहीं ना पता है कि हमारी डिजीज़ में ये बीमारी है, हमारे बॉडी में ये बीमारी है, इसको पोलियो कहते हैं, इसको हम खांसी जुकाम कहते हैं, इसको हम निमोनिया कहते हैं। तो हर एक क्या कहते हैं, हर एक डिजीज़ के लिए हमारे बॉडी में अलग अलग तो इम्यूनिटी नहीं होता। तो ये नॉन स्पेसिफिक होता है कि हमारे बॉडी में कोई सा भी इन्फेक्टेड वायरस या कोई भी कुछ भी घुस जाता है, फॉरेन मटेरियल, तो हमारी बॉडी रिएक्ट कर देती है। तो इसको हम कह देते हैं कि ये कौन सा डिजीज़ है, तो हम बोल देते हैं कि गाइस ये कौन सी डिजीज़ है, हमारे पास इनेट इम्यूनिटी है। कौन सी? इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, सिंस बर्थ से मिली रहती है, तो इसीलिए लिखा है दैट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। हमें ये टाइम ऑफ बर्थ से ही मिली है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो। ये नॉन स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस होता है। ठीक है, एंड ये टाइम ऑफ बर्थ से ही मिला है, सिंस टाइम ऑफ बर्थ। अब ये क्या करता है, इसके पास काफ़ी सारे बैरियर्स होते हैं जिससे के थ्रू ये क्या करता है, हमारे जो बाहर फॉरेन एजेंट्स होते हैं उनको हमारी बॉडी में फैलने से रोकता है। काफ़ी सारे एजेंट्स होते हैं, फॉरेन एजेंट्स होते हैं। उन फॉरेन एजेंट में हमारे पास बेसिकली हम 4 टाइप के एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला फिजिकल, दूसरा फिजियोलॉजिकल, तीसरा सेलुलर, चौथा हमारे पास साइटोकाइन। हमारे पास 4 टाइप के फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन बैरियर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको ही अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लर्न करना चाहें, किसी को याद नहीं होता, तो P2 C2 से याद कर सकते हो। किससे? एक सेकेंड, हम यहाँ पे P2 एंड C2 से लर्न कर सकते हैं। एक P का मतलब फिजिकल बैरियर, दूसरे P का मतलब फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरे मतलब सेलुलर बैरियर, चौथे का हमारा साइटोकाइन बैरियर। गाइस थोड़ा सा स्पीड में फास्ट कर रही हूँ। देखो पढ़ना नहीं है, हमने सब पढ़ा है, हमें सिर्फ रिवाइज़ करना है। कोई भी ऐसा चैप्टर आएगा जिसको हमें पढ़ने की ज़रूरत है तो हम आपको धीरे धीरे पढ़ाएंगे, लेकिन जो चैप्टर आपको फटाफट से रिवाइज़ करके कंप्लीट कराना है तो हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कराएंगे। तो इस चैप्टर को हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि पहला हमारे पास आ जाता है फिजिकल बैरियर। इसमें हम 2 चीज़ों के बारे में से पढ़ेंगे, पहला है स्किन, दूसरा है म्यूकस। ठीक है, किसके बारे में? स्किन एंड म्यूकस। बेसिकली अगर हम बैरियर्स की बात करें, लाइन और डिफेंस की बात करें, तो हमारे पास 3 टाइप के लाइन्स ऑफ बैरियर्स होते हैं। सबसे पहला लाइन ऑफ बैरियर फिजिकल बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल। फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल को फर्स्ट लाइन ऑफ बैरियर पे रखते हैं हम यहाँ पे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, डिफेंस समझ रहे हो ना, बचाव का पहला हमारा जो हम लेते हैं। एंड सेलुलर और साइटोकाइन को, चौथा यही है, सेलुलर और साइटोकाइन को हम सेकंड डिफेंस रखते हैं। तो ये हमारे पास हो जाता है लाइन ऑफ डिफेंस। ये हमारे पास क्या होता है? सेकंड हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम फिज़िकल को पढ़ना चाहते हैं तो फिज़िकल में हमारे पास 2 चीज़ें ही आती हैं। पहला हमारे पास आ जाता है स्किन, दूसरा आ जाता है म्यूकस। इन 2 चीज़ों के बारे में हम हाईलाइट कर देते हैं। म्यूकस, स्किन देख ही रहे हो कि स्किन एज अ बैरियर तरह का वर्क करिए कि कोई भी छोटा बहुत ऑर्गेनिज्म है तो अंदर ना घुस पाए। म्यूकस की कोटिंग कहाँ कहाँ होती है? एपिथेलियम कहाँ? रेस्पिरेटरी पैसेज पे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैसेज पे और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट पे होती है, ताकि वहाँ पे माइक्रोब क्या करें, वहाँ इकट्ठा हो पाए, हम उनको
अंदर जाने से रोक पाएँ। दूसरा है फिजिकोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है, जैसे कि स्टमक में एसिड हो गया, सलाइवा माउथ में हो गया, टीयर आइज़ में हो गए, एंड इसी तरीके से बहुत सारे हो गए। ईयर में हमारे पास वैक्स हो गया, ठीक है। इसका तरीके से हम फिजियोलॉजिकल बैरियर के तरीके से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे बॉडी में प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरा आता है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर एक ऐसा बैरियर होता है जो कि हमेशा जो ये किस टाइप का होता है, तो हम बोल दोगे ल्यूकोसाइट टाइप का होता है। बट अब डब्ल्यूबीसी में क्या आता है, पीएमएनएल से न्यूट्रोफिल्स में आता है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स आ जाते हैं, एंड क्या कहते हैं, नेचुरल किलर सेल्स आ जाते हैं, मोनोसाइट्स आ जाते हैं, एंड एज वेल एज मैक्रोफेजेस टिश्यू में आ जाते हैं, फाइगोसाइट। एक चीज़ गलती कर रही मैं, अगर हम ब्लड की बात करें तो ये सारे ब्लड में आ जाते हैं। जो मैक्रोफेज होता है ना, ये टिश्यू में आ जाता है। मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो पीएमएनएल, मोनोसाइट, एनके सेल्स, ये 3 हमारे पास आते हैं ब्लड में। 3 हमारे पास कहाँ आते हैं, ब्लड में। एंड हमारे पास ये मैक्रोफेज आ जाता है हमारे पास टिश्यू में। ये चीज़ तुम समझ गए, मतलब पीएमएनएल, मोनोसाइट्स एंड एनके सेल आ जाते हैं हमारे पास ब्लड में, और मैक्रोफेज हमारे टिश्यू में आ जाता है। ये हमारे तीसरा, मतलब बोल सकते हैं, हाँ, सेकेंड लाइन ऑफ बैरियर पे आ जाता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो लास्ट आ जाता है हमारे पास साइटोकाइन बैरियर। ये जो साइटोकाइन बैरियर आप देख रहे हो ना, साइटोकाइन बैरियर के पास एक चीज़ प्रेजेंट होता है जिसको हम इंटरफेरॉन कहते हैं। इंटरफेरॉन एक ऐसी चीज़ है, बेसिकली मैं अपने वर्ड्स में डिफाइन कर दूं तो उसके बाद देख लेना। मान लो कि हमारे पास ये बहुत सारे सेल हैं, मान लो ये बहुत सारे सेल है। अब एक सेल में क्या हुआ है, कोई बीमारी हो गई है और ये काला पड़ गया है। हमारे पास एक सेल है जो बहुत सारी बीमारी पड़ गई, नहीं काला पड़ गया, ठीक है। ये सेल हमारी काली पड़ गई। अब ये काली वाली सेल क्या करती है ना, ये जो काली वाली सेल है, ये एक सेकेंड में सुंदर सा बनाना चाहती हूँ, सॉरी गाइस, ऐसे बनाऊंगी, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से मैं सेल बना दूंगी। अब हमारे पास एक सेल है जो काली पड़ गई, ठीक है। अब ये जो काली पड़ने वाली जो सेल है ना, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, इंटरफेरॉन। इसके पास मान लो मैंने किस कलर का बनाया, ग्रीन कलर का मैंने एक इंटरफेरॉन बना दिया। अब ये इंटरफेरॉन एक केमिकल होता है, सॉरी प्रोटीन होता है, प्लीज़ अंडरलाइन। देखो मैं भी कंफ्यूज हो गई, मैंने केमिकल बोल दिया। तो अगर हम बात करें साइटोकाइन में, तो ये वायरस जो हमारे पास, ये मान लो, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो ब्लैक हो गई ये सेल, ये इन्फेक्टेड सेल है। अभी जो इन्फेक्टेड सेल है, ये सिक्रीट करती है एक प्रोटीन जिसका नाम है इंटरफेरॉन। अब ये प्रोटीन बगल वाले के पास जाके बोलती है, हे बहन, मैं बीमार पड़ गई हूँ, मेरे पास क्या है, इन्फेक्शन आ चुका है, प्लीज़ अपने में कुछ ऐसे चेंजेस लाओ जिससे कि तुम बच जाओ। मतलब खुद तो डूबी, लेकिन बगल वाले को लेके नहीं डूबी, उसको बता के जा रही है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारे अंदर वायरस घुस चुका है, तुम्हारे अंदर भी घुस जाएगा, तुम अपने में कुछ चेंजेस ला दो। तो इस तरीके से साइटोकाइन बैरियर हेल्प करता है। फिर आता है हमारे पास एक कोवाइल्ड इम्यूनिटी। एक कोवाइल्ड इम्यूनिटी जो होती है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की होती है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ये हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मानी जाती है। ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ना, बेसिकली इसके पास एक चीज़ और प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं मेमोरी। इसके पास प्रेजेंट होती है मेमोरी देखो यहाँ लिखा हुआ है, कैरेक्टराइज क्या करती है, मेमोरी से कैरेक्टराइज करती है। इसके ये एक स्पेसिफिक होती है, हर एक पैथोजन के लिए अलग अलग होता है। और दूसरा चीज़ है कि इसके पास क्या होता है, मेमोरी होती है। इसका मतलब कि पहले काउंटर अगर किसी को इनकाउंटर कर रही है, किसी को मार दे रही है, तो पहले फर्स्ट टाइम के पैथोजन के इनकाउंटर की जो मेमोरी होती है इसके पास रहती है, और पहला जो काउंटर करता है उसको हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। तो पहली बार जो मारने जाती है काफ़ी लो इंटेंसिटी से मारती है, लेकिन उसकी मेमोरी इसके तक रहती है। वापस से कोई वही वायरस आ जाता है, पैथोजन आ जाता है,
उसको हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं, या अनैम्नेस्टिक। अनैम्नेस्टिक का मतलब इसके पास कोई मेमोरी नहीं होती, तो इसको अनैम्नेस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ये काफ़ी हाई इंटेंसिटी से होती है, काफ़ी हाई इंटेंसिटी से होती है। प्राइमरी रिस्पॉन्स काफ़ी लो इंटेंसिटी से होता है, लेकिन ये काफ़ी हाई इंटेंसिटी से होता है, ठीक है। लेकिन दूसरे के पास मेमोरी प्रेजेंट नहीं होती और पहले के पास मेमोरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस चीज़ से तुम समझ गए, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, आगे देखो क्या लिखा है। जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, ये होते किसकी वजह से हैं, ये देख लो। तो ये होते हैं विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ सेल, जिसका लिम्फोसाइट के दो स्पेशल सेल होते हैं, जिसका नाम है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये जो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स होते हैं काफ़ी प्यारे सेल्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली जो हमारे पास कोई भी एंटीबॉडी होता है वो रिलीज़ होता है, तो उसको रिलीज़ कराने के लिए मैं यहाँ पे बी लिम्फोसाइट का यूज़ करती हूँ। लेकिन टी लिम्फोसाइट कोई भी क्या कहते हैं एंटीबॉडी नहीं रिलीज़ करता, ठीक है, लेकिन हेल्प ज़रूर करता है कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, तू एंटीबॉडी रिलीज़ कर। तो जो हमारे पास टी लिम्फोसाइट होता है सेल मेडिएटेड की तरह काम करता है इम्यून रिस्पांस, एंड हमारे पास बी लिम्फोसाइट जो रहता है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस की तरह काम करता है। जो बी लिम्फोसाइट होता है आर्मी ऑफ प्रोटीन को रिलीज़ करवाता है, मतलब कि ये क्या करवाता है, एंटीबॉडी रिलीज़ कराता है, एंटीबॉडी रिलीज़ कराता है। इसके रिस्पांस किसके रिस्पांस में, पैथोजन के रिस्पांस में, ताकि ब्लड से इनटू आवर ब्लड में रिलीज़ कराता है, ताकि वो पैथोजन से फाइट कर सके। ये जो प्रोटेन्स होते हैं इनको ही हम एंटीबॉडी कहते हैं। जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये कोई खुद से कोई भी क्या करते हैं, खुद से कोई भी नहीं सिक्रीट करते एंटीबॉडी, लेकिन हेल्प ज़रूर करते हैं बी लिम्फोसाइट को कि भैया एंटीबॉडी रिलीज़ करने की बारी आ गई है, डिजीज़ एंटर कर चुके हैं, अब तुम एंटीबॉडी रिलीज़ करो। फिर हर एक एंटीबॉडी के पास 4 पेप्टाइड चेन होते हैं, 2 लाइट चेन होते हैं, 2 हैवी चेन होते हैं, इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में हम H2N L2 चेन कहते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली मैंने याद किया है गैमेट से याद किया है कि सबसे ज़्यादा जो गेमडे से याद किया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा IgG होता है, काफ़ी मोर नंबर में होता है, और सबसे कम IgE होता है, काफ़ी कम होता है, ठीक है। इतना चीज़ तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये चीज़ तुमने देख लिया। अब ये देखो जो काफ़ी बहुत एक कार्टून ऑफ एंटीबॉडी का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है। देखो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बोर्ड्स में आने के चांसेस 45% से, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास क्या है, लाइट चेन है हमारे पास। बेसिकली ये पूरा लाइट चेन नहीं है, ये हमारे पास लाइट चेन है। एंड ये जो आप देख रहे हो जिसको मैंने रेड कलर से बनाया है, ठीक है, ये हमारे पास हैवी चेन है। समझ में आई बात, अच्छे से समझ गए होगे। ये जो एक बना है जो मैंने रेड कलर से क्लोज कर दिया है डब्बे में, वो हमारे पास लाइट चेन है, और बाकी जो प्रेजेंट है वो हमारे पास हैवी चेन है, ठीक है। बड़ा वाला हैवी चेन कहलाता है एंड छोटा वाला लाइट चेन कहलाता है। बेसिकली हमने सिर्फ NCERT के डायग्राम को अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट सबसे अभी तो इम्पॉर्टेंट यही है, ठीक है। तो ये देख लिया तुमने कि 2 लाइट चेन होते हैं किस तरीके से, 2 हैवी चेन किस तरीके से होते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर्स को ज़रा ध्यान से देखना। इनके स्ट्रक्चर में तुम्हें एक चीज़ दिखाई देगा कि हमारे पास कुछ एसेस के बॉन्ड बने हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड बने हैं। अगर हम डाइसल्फाइड बॉन्ड के नंबर को काउंट करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इसी तरीके से 5 यहाँ भी होंगे, मतलब 10, 12, 14, मतलब कुल 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड हैं। कितने हैं, 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट हैं। याद कर लो एवरीवन। यहाँ मैं अगर लिख दूँ, अगर मुझे लिखना पड़े तो मैं लिख दूँ, हमारे पास 16 डाइसल्फाइड
बॉन्ड्स हैं। इम्पॉर्टेंट है एवरीवन, ठीक है। लाइट चेन तुमने देख ली, हैवी चेन तुमने देख ली। अब देखो लाइट और हैवी चेन के बीच में एक एंटीजन बाइंडिंग साइट है। एंटीजन का मतलब वही पैथोजन, एंटीजन को हम पैथोजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको हम पैथोजन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका जो ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है मतलब ये चेंज हो सकता है, लेकिन ये कभी भी चेंज नहीं होता, नॉन वेरिएबल होता है, ये चीज़ समझ ली। यही लिखा हुआ है कि एंटीबॉडी का आपने देख लिया, कार्टून ऑफ एंटीबॉडी को, ठीक है। इस एंटीबॉडी जो रहते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, ब्लड में मिलते हैं, और ब्लड में मिलते हैं इसलिए इसको ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। ह्यूमरल मतलब वही फ्लूइड, इससे समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ये अब क्या लिखा हुआ है, जो सेकेंड टाइप का जो जो वन टाइप ऑफ आवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी मेडिएटेड, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं, वही चीज़ है गाइस कि ये क्या है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, वन ऑफ द टू टाइप, मतलब हमारे पास दो टाइप होते हैं एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स के। पहला है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, दूसरा है एंटीबॉडी मेडिएटेड। मतलब इसको एंटीबॉडी मेडिएटेड ही कहते हैं। मतलब कि बोलना क्या चाह रहा है, एक्वायर्ड इम्यून के दो टाइप हैं, एक सेल मेडिएटेड, दूसरा ह्यूमरल एंटीबॉडी मेडिएटेड या ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स के दो टाइप हैं, पहला ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स है जिसमें एंटीबॉडी रिलीज होती है, दूसरा सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि क्या करता है, कोई भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है उसको रिजेक्ट करने का या फिर उसको कैपेबल होता है। तो ये लिखा है टी लिम्फोसाइट मेडिएट करता है CMI को, एंड कुछ ह्यूमंस ऑर्गन्स होते हैं जैसे आई, हार्ट, किडनी, लीवर, ये सब जो ट्रांसप्लांट करते हैं तो क्या करता है पेशेंट, क्या करता है मतलब ट्रांसप्लांट करने के बाद मान लो कि ये रेमेडी होती है कि कोई पर्सन नॉर्मल लाइफ जी सकता है, तो इसके बेसिस पे एक हमें सुटेबल डोनर ढूंढना पड़ता है। लेकिन क्या लिखा है, वाई इज़ इट दैट ऑर्गन कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम जस्ट एंटीबॉडी, क्योंकि देखो होता क्या है कि एंटीबॉडी बनी तो उस ऑर्गन को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। तो डॉक्टर चेक करता है सबसे पहले CMI को कि CMI उसको अगर मान ले रही है तो CMI हेल्प कर देगी, ठीक है। क्या लिखा है, मतलब कि हम किसी भी सोर्स से ले रहे हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, ग्राफ फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, हमने मतलब किसी भी सोर्स से ले लिया, जैसे कि हम एनिमल्स से ले रहे हैं, किसी भी अदर प्रेमेट्स ले रहे हैं या किसी ह्यूमन बींग्स से ले रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ग्राफ देखना पड़ता है कि वो रिजेक्ट तो नहीं कर रहा, या पहले या बाद में वो रिजेक्ट कर सकता है, वो ना करे, इसके लिए हम सबसे पहले टिश्यू मैच कराते हैं, ब्लड ग्रुप मैच कराते हैं, उसके बाद हम CMI देखते हैं और ग्राफ ट्रांसप्लांटेशन देखते हैं कि अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो कभी कभी हम क्या करते हैं पेशेंट को इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट जिसका नाम है स्टैटिन, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम रिलीज़ करता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है, हमें पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो ये क्या है, क्या बोला मैंने आपको, कुछ टाइम में क्या होता है कि इम्यून बहुत ज़्यादा ओवर रिस्पॉन्स कर देता है, तो उसी को रोकने के लिए क्या करते हैं हम, क्या करते हैं इम्यून को सप्रेस करने के लिए कुछ एजेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है क्या, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकाला जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, किससे निकाला जाता है, मैंने बता दिया ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, इसका नाम क्या है, साइक्लोस्पोरिन A, क्या, साइक्लोस्पोरिन A से A को एज अ इम्यून सप्रेसिव एजेंट दे दिया जाता है। कभी कभी होता है कि हमारी बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती,
तो ये क्या करवाता है बेसिकली, इसीलिए क्या करता है, CMI रिस्पॉन्स करता है। अब बात करें हम एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी की। बेसिकली जो एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी होता है, एक्टिव का मतलब ये होता है कि जो इम्यूनिटी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है, हमारे बॉडी से आती है, उसको एक्टिव कहते हैं। पैसिव इम्यूनिटी वो होता है जो हमें बाहर से एक्वायर्ड किया होता है, ठीक है। जो इम्यूनिटी को हमने बाहर से एक्वायर्ड किया है उसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, और जो इम्यूनिटी को हमने बाहर हमने क्या किया है, हमारे बॉडी से ही एक्वायर हुआ है, उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। जब कोई पर्सन होस्ट पर्सन एंटीजन से एक्सपोज्ड होता है, तो हो सकता है कि वो लिविंग हो या डेथ माइक्रोब हो या कोई प्रोटीन हो, तो फट से एंटीबॉडी हमारे बॉडी से प्रोड्यूस होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। मतलब मान लो किसी भी वायरस से अटैक हुआ एंड तुरंत हमारे बॉडी एंटीबॉडी बना दी, उसी प्रोसेस को एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी काफ़ी स्लो होती है, क्योंकि देखो हमारी बॉडी बनाती है, थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन अपने फुल इफेक्टिवनेस के साथ काम करती है। काफ़ी स्लो होती है लेकिन अपने फुल एक्टिवनेस के साथ काम करती है। क्या लिखा है, हम क्या करते हैं, माइक्रोब, वही चीज़ है कि injecting the microbe deliberated during immunization or infectious organism gaining access into body during natural infection induce active immunity when ready-made antibody are directly given to protect the body against foreign agent is called the पैसिव इम्यूनिटी। बिल्कुल वही चीज़ बोल रहा है कि मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर कोई डिजीज़ फैल चुका है, तो हम उस माइक्रोब का छोटा सा जो चीज़ होता है उसको अपने बॉडी में डाल देते हैं, उसके बाद नेचुरली क्या होता है, एंटीबॉडी रिलीज़ हो जाता है हमारी बॉडी से, अगर वापस से वो वायरस एंटर करता है तब। अब यही चीज़ है कि अगर हम रेडीमेड एंटीबॉडी का यूज़ कर रहे हैं और हमारे बॉडी के अगेंस्ट जो पैथोजन आ रहा है उसके अगेंस्ट हम उससे फाइट कर रहे हैं, अगेंस्ट किसके, हम बाहर से कोई रेडीमेड लेकर के आए हैं, उसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो अगर हम बात करें मदर के मिल्क की, तो मदर का मिल्क हमारे बच्चे के लिए काफ़ी एसेंशियल होता है, क्योंकि इसको कोलेस्ट्रम कहते हैं और इसके पास IgA एंटीबॉडी होता है, IgA एंटीबॉडी होता है। तो IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, इसीलिए बहुत इनिशियल डाइज में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मदर का जो ये ब्लड होता है ना, ये नेचुरल होता है। नेचुरल इन द सेंस कि हम मदर से प्लेसेंटा में पहुंचता है, मदर से प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में आता है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये नेचुरल इम्यूनिटी ही हुआ, और साथ में ये किसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, पैसिव इम्यूनिटी का हो गया, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब ये जो फीटस होता है एंटीबॉडी लेता है, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू लेता है, ठीक है, उसका नाम है IgG, ठीक है, IgG। ये जो एंटीबॉडी होता है ना, इन्फेंट फीटस लेता है, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू लेता है, और IgA वाला क्या करता है, इन्फेंट लेता है, ये इन्फेंट लेता है और ये फीटस लेता है। दोनों ही एग्जाम्पल हैं नेचुरल इम्यूनिटी के। पैसिव इम्यूनिटी देखा ना, पैसिव में भी ये नेचुरल आते हैं, ठीक है। अब वही चीज़ है कि हमारे पास दो तरीके की इम्यूनिटी होती हैं, ठीक है। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में फटाफट से डिफ़ाइन कर दे तब तो ठीक है, यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। हमारे पास दो तरीके के इम्यूनिटी होते हैं। पहले हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी होते हैं, दूसरा आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या आते हैं, नहीं, हमारे पास क्या आता है, एक एक्टिव आता है, दूसरा पैसिव आता है। एक्टिव में दो तरीके का होता है, एक नेचुरल आता है, दूसरा हमारे पास आर्टिफिशियल आता है। नेचुरल में हमारे पास क्या होता है, मान लो कोई डिज़ीज़ हुई है, उस टाइम पे अगर हमारी बॉडी खुद पे खुद बना लेती है तो उसको हम नेचुरल कहते हैं, ठीक है। एंड वैक्सीन बाहर से कोई चीज़ हमले लग रही है तो उसको हम आर्टिफिशियल एक्टिव रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। ये मेमोरी पे बेस होती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास इसी के एग्जांपल ले लो, ओरल पोलियो वगैरह का ड्रॉप ले लो एंड इंजेक्टेबल ले लो, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी की, तो पैसिव इम्यूनिटी भी दो तरीके का होता है। पहला हमारे पास नेचुरल होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल वाला वही एग्जांपल है, मम्मी से बच्चे में आता है हमारे पास IgA
मम्मी से बच्चे में आता है हमारे पास IgG, ये 2 हो गया। आर्टिफिशियल में वही हो गया एंटी स्नेक वेनम, ठीक है। एंटी सीरम मेनली बेसिकली एंटी डिप्थीरिया सीरम लेते हैं, तो ये सब पैसिव इम्यूनिटी में आ जाते हैं, ठीक है। अब वैक्सीनेशन की बात करें और इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ये मेमोरी के बेस्ड होता है, प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द मेमोरी, ठीक है, मेमोरी ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है। वैक्सीन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, कोई प्रोटीन लेते हैं किसी भी पैथोजन का, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में, उसको हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं कम फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में। इसके रिस्पॉन्स में ये कोई एंटीबॉडी बना देता है, ठीक है। अब वापस से जब यही वायरस, मान लो पोलियो का वायरस है, हमने थोड़ा सा पोलियो वैक्सीन डाल दिया, अब यही जब ढेर सारा कोई वायरस आ गया पोलियो का, रियल में आ गया, तो अब एंटीबॉडी बनी है, तो ये फटाक से इस पर अटैक कर सकता है, ये डिपेंड करती है मेमोरी पे। तो वैक्सीन करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वही चीज़ है, पूरा पैराग्राफ पढ़ लोगे वही बोलेगा, ठीक है। तो वही होता है वैक्सीन, और इसमें क्या होता है, मेमोरी जनरेटर क्लीन को रिकॉग्नाइज करते हैं, क्विकली क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं एंड देखते हैं मैसिव एंटीबॉडी रिलीज़ करवाते हैं। पर्सन इन्फेक्टेड हम डेडली माइक्रोब, जैसे कि कोई हो गया टिटनस हो गया, तो टिटनस को डायरेक्टली हम एंटीबॉडी, हमारी बॉडी खुद तैयार करती है, एंटीटॉक्सिन रिलीज़ करवाती है। इन द केस ऑफ स्नेक बाइट क्या होता है, स्नेक बाइट के थ्रू हम अंदर से बाहर कोई चीज़ ला करके देते हैं, इसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट, बाद में एक आ गया डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि कोई भी मान लो कि एक मतलब कभी कभी मतलब कुछ टाइम में ऐसा होता है कि हम पूरे बैक्टीरिया को नहीं, हम किसी के जीन को मान लो कि ये पोलियो बैक्टीरिया है, पोलियो के जीन को ही निकाल करके हमारे बॉडी के अंदर थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके एक्सपेक्ट में हमारी बॉडी एक एंटीबॉडी तैयार कर लेती है, और जब यही रियल में कोई पोलियो पूरा जीता जागता पोलियो आ जाता है, तो इसके इफेक्ट में हम इसको ख़त्म कर देते हैं। यही है हमारे पैसिव इम्यूनिटी का। तो हेपेटाइटिक बी याद रखना, ये हेपेटाइटिक बी जो रहता है ईस्ट से प्रोड्यूस किया जाता है वैक्सीन जो रहता है। एलर्जी की बात करें गाइस, एलर्जी एक प्यारा सा चीज़ है। मेनली हम कभी न्यू प्लेस पे जाते हैं, सडनली हमें खांसी आने लगती है, कभी कभी देखा हो, कभी कभी खांसी आती है, छींक आता है, ठीक है। तो इसका हमें पता नहीं होता रीज़न, लेकिन कभी कभी हम देखते होंगे इसका रीज़न क्या है। बेसिकली होता क्या है, पॉलन माइट्स या किसी एलर्जी की वजह से हमें छींक पीक आती है। जब हमें एलर्जी होता है तो IgG जो हमारे पास एंटीबॉडी होता है, इसका नंबर काफ़ी हमारे बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है IgG का, ठीक है। और एलर्जी कॉजिंग एजेंट को एलर्जन कहा जाता है। एलर्जन जो रहता है, एलर्जी कॉजिंग एजेंट को हम एलर्जन कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि मिट्स वगैरह, डस्ट वगैरह से हमें पॉलन ग्रेन, इसकी वजह से। तो एलर्जी किस चीज़ से, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो एक पॉलन ग्रेन है, एक थोड़ा सा पॉलन ग्रेन हम इसको अपने पास लेके आते हैं, इसको छींक आ गई तो हम समझ जाते हैं कि इसको पॉलन ग्रेन से एलर्जी है। तो कोई भी चीज़ से एलर्जी है, जैसे साबुन से, तो साबुन से अगर हम थोड़े साबुन से इसको नहला देते हैं, इसको एलर्जी होगी तो ये एलर्जी पता चल जाती है। मतलब कम कम जगह पे थोड़ी थोड़ी चीज़ों का यूज़ करके हम उसको पता लगा लेते हैं कि हमें एलर्जी है कि क्या चीज़ है। तो अगर हम एलर्जी के सिम्टम्स की बात करें तो स्नीजिंग है, आँखों में से पानी आना, रनिंग नोज़, नाक बहने लगना, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब एलर्जी हो रही है, तो एलर्जी जब होती है तो 2 तरीके के क्या होते हैं, एंजाइम या केमिकल रिलीज़ होते हैं, जिनका नाम है हिस्टामिन और सेरोटोनिन। हिस्टामिन और सेरोटोनिन मास्ट सेल से रिलीज़ होता है जब हमें कोई एलर्जी होती है। लेकिन इसके डिफरेंस में हम कोई ड्रग्स का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू एलर्जी कम हो जाती है, जिसका नाम है एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। देखो, स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, सिम्टम्स थोड़े से कम हो जाते हैं। क्या लिखा है, रिड्यूस द सिम्टम्स। मॉडर्न डे में आप देखते हो कि इतना ज़्यादा इम्यूनिटी कम हो गया है कि थोड़ा बहुत भी कुछ धूल वूल उड़ रहा है सिटी वगैरह एरिया में, तो फटाक से अस्थमा या कोई एलर्जी हो जा रही है। तो हमारी बॉडी इतनी सेंसिटिव हो गई है ना कि इन्वायरमेंट में कोई चीज़ होती है उससे भी हमें क्या होता है, इफेक्ट पहुँच जाता है।
इसी से हम ऑटो इम्यूनिटी नाम की डिजीज़ जानते हैं। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, सेल्फ और नॉन सेल्फ, अपना और दूसरे का सेल पहचान ही नहीं पाता। मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हाइयर वर्टिब्रल बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ डिफ्रेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म। हमारा बॉडी पैथोजन और हमारे सेल्फ सेल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, इसीलिए ये खुद के ही सेल को डैमेज करने लगता है। इस बीमारी को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। वही लिखा है यहाँ पे कि अननोन रीज़न की वजह से बॉडी अपनी ही खुद की सेल को इफ़ेक्ट पहुँचाने लगती है, जेनेटिक और अदर अननोन रीज़न की वजह से, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। इसका एक एग्जांपल दिया गया है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि पीपल्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ कहा जाता है। इम्यून सिस्टम बॉडी में बात करें तो इम्यून सिस्टम बॉडी में पहला है लिम्फोइड ऑर्गन, दूसरा टिश्यू, तीसरा सेल एंड कुछ सॉल्युबल मॉलिक्यूल जैसे कि एंटीबॉडी। हम अगर जैसे जैसे पढ़ रहे हैं तो इम्यून सिस्टम एक यूनिक हो जाता है, क्योंकि हमें कोई फॉरेन, हम क्या करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम किसी फॉरेन एजेंट को पहचान लेता है और उसके कंपैरिजन में, उसके रिस्पॉन्स में क्या करता है, उस चीज़ को क्या करता है, उससे लड़ने की शक्ति रखता है, उसके लिए क्या करता है, मेमोरी भी स्टोर करके रखता है। तो इम्यून सिस्टम एलर्जिक रिएक्शन में भी बहुत बड़ा योगदान देता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में भी और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी। तो ये तुम याद करो कि इम्यून सिस्टम जो रहता है इम्पॉर्टेंट प्ले शो करता है एलर्जिक रिएक्शन में भी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में भी और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी। तो आ जाइए, अब हम देख रहे हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में। हमारे पास जो लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं ना, लिम्फोइड ऑर्गन में बेसिकली हम दो लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। लिम्फोइड ऑर्गन दो तरीके के होते हैं, पहला हमारे पास प्राइमरी एंड दूसरा हमारे पास सेकेंडरी। ठीक है, तो एक बोन मैरो आ गया हमारे पास, दूसरा थाइमस आ गया। ठीक है, ये जो ऑर्गन्स होते हैं, ये वेयर ओरिजिन्स और मैचुरेशन और प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, अगर मतलब लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या होता है, वो ऑर्गन होते हैं जिनकी ओरिजिन और मैचुरेशन लिम्फोइड ऑर्गन में हुई होती है, जिसका नाम है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिन लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, लिम्फोसाइट का प्रोलिफरेशन लिम्फोइड ऑर्गन्स में होता है। प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन दो तरीके के होते हैं, पहला हमारे पास बोन मैरो, दूसरा थाइमस। जो कि इमेच्योर होते हैं लिम्फोसाइट होते हैं, वो यहाँ पे मैच्योर होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं। मैचुरेशन के बाद क्या होता है, लिम्फोसाइट क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स की तरफ, जैसे स्प्लीन, लिम्फोइड नोड, टॉन्सिल्स, पियर पैचेस, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। ये जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं ना, ये साइट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं एंटीजन से इंटरेक्ट करते हैं। मतलब जो टी लिम्फोसाइट होता है, जो बोन मैरो होता है ना, यहाँ पे बी लिम्फोसाइट मैच्योर होता है, एंड थाइमस के पास जो रहता है टी लिम्फोसाइट मैच्योर होता है। याद रखना, आफ्टर मैचुरेशन ये लोग सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के पास पहुंच जाते हैं, जहां पे इनको एंटीजन से इंटरेक्शन करना होता है, देन प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल्स। ठीक है, अब ये लिम्फोइड ऑर्गन जो रहते हैं, बेसिकली ये देख लो, जो बोन मैरो होता है मेन लिम्फोइड ऑर्गन है, जहाँ पे सारे ब्लड वेसल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होते हैं। अब थाइमस की बात करें तो थाइमस एक लोब्ड ऑर्गन होता है जो हार्ट के पास लोकेटेड होता है और ब्रेस्ट बोन के नीचे लोकेटेड होता है। थाइमस काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन टाइम जैसे जैसे बीतता रहता है, अर्ली एज में ये काफ़ी छोटा हो जाता है। इसीलिए माना जाता है कि बूढ़े लोग का जो इम्यून सिस्टम होता है काफ़ी कम होता है, क्योंकि जो थाइमस होता है ये यहाँ पे टी लिम्फोसाइट वो करते हैं, मैच्योर होते हैं।
दोनों बोन मैरो और थाइमस जो रहते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। स्प्लीन की बात करें तो अगर हम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात करें स्प्लीन की, तो स्प्लीन काफ़ी लार्ज होता है, बीन शेप्ड का ऑर्गन होता है। ये यहाँ पे लिम्फोइड साइट्स को एंड फैगोसाइट को मेंटेन करता है। ये फिल्टर की तरह काम करता है। यहाँ पे ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये क्या करवाता है, ब्लड क्या लिखा है, ब्लड मतलब ब्लड बर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करता है। स्प्लीन ये तो तुमको बचपन से पढ़ा है। स्प्लीन लार्ज रिजर्वोयर होता है एरिथ्रोसाइट्स का। जो लिम्फ नोड होते हैं काफ़ी छोटे और सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लिम्फोटिक सिस्टम के अलग अलग पॉइंट्स में लोकेटेड होते हैं। लिम्फ नोड क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करते हैं और अदर एंटीजेंस को जो कि लिम्फ में फंसे होते हैं या लिम्फ टिश्यू में। एंटीजेंस जो रहते हैं वो लिम्फ नोड में ट्रैप होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि वो लिम्फोसाइट्स को क्या करें, एक्टिवेट कर सकें एंड हमारा इम्यून सिस्टम वर्क कर सके। एंड लिम्फोइड टिश्यू जो रहते हैं लोकेटेड होते हैं मेजर कॉज ऑफ लिम्फोइड ट्रैक्स पे, जैसे रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोडाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसको हम म्यूकोसा एसोसिएशन लिम्फोइड ऑर्गन्स कहते हैं। म्यूकोसा एसोसिएशन लिम्फोइड टिश्यू जो कि 50% जो रहता है लिम्फोइड टिश्यू का यही कैरी करता है। अब हमने जो भी कंप्लीट कर लिया गाइस उसमें सबसे पहले टिक लगा लेते हैं। तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, हमने यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ को कंप्लीट कर लिया, इम्यूनिटी कंप्लीट कर लिया, हमने 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिया। मैक्सिमम 10 से 15 या हो सकता है 40 मिनट के अंदर तो हम चैप्टर को फिनिश ही कर लेंगे, क्योंकि बाकी एड्स वगैरह काफ़ी छोटा छोटा टर्म्स होता है। बेसिकली एड्स की बात करें तो एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। याद कर लेना, एड्स डे 1 दिसंबर में मनाया जाता है। इसका डेफिनेशन एक्वायर्ड का मतलब होता है किसी से पाया हुआ। इम्यून का मतलब होता है हमारा इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं। एंड डेफिशिएंसी मतलब होता है किसी चीज़ की कमी। तो कमी किसकी हो रही है, इम्यूनिटी की कमी। सिंड्रोम का मतलब होता है एक से ज़्यादा डिजीज़, हमारे पास सिंड्रोम मतलब होता है 2 से ज़्यादा डिजीज़ फैलते हैं। तो एड्स का मतलब होता है कि जब किसी को एड्स होता है तो सबसे पहले आती है बात कि इनका जो इम्यून सिस्टम होता है काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, लिम्फोसाइट्स के नंबर काफ़ी कम हो जाते हैं। एंड दूसरी बात होती है कि एड्स में काफ़ी सारे सिंड्रोम्स देखने को मिलते हैं। अलग अलग टाइप के डिजीज़ भी इसको अफेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनका जो इम्यून सिस्टम है काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, अब ये क्या लिखा है, डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल इंडिकेटिंग। ये कॉन्जेनाइटल डिजीज़ नहीं होता, याद कर लो, कॉन्जेनाइटल नहीं होता। सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारे ग्रुप ऑफ डिजीज़ आ चुके हैं। एड्स को पहली बार क्या किया था, रिपोर्ट किया था 1981 में। 20 ईयर्स आप देखते आ रहे हो कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, लगभग 25 मिलियन पर्सन हर साल मरते हैं एड्स की वजह से। एड्स क्या करता है, एड्स को कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म का नाम है इम्यूनो डेफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कॉजिंग होता है। और मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस को रेट्रोवायरस कहते हैं। इसका जो जीनोम होता है वो आरएनए होता है। ये जो एचआईवी होता है वह इन्फेक्ट होता है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट्स की वजह से इन्फेक्टेड पर्सन के, और अगर हम कॉन्टामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट को ट्रांसफ्यूज करा रहे हैं उसके वजह से फैल सकता है। अगर इन्फेक्टेड नीडल से ही हम क्या कर रहे हैं, हम अपने को भी उसी जो मतलब मान लो एड्स इन्फेक्टेड पर्सन को इंजेक्ट किया, उसी इंजेक्शन से हम खुद को लगा ले रहे हैं तो हमें भी एड्स हो सकता है। अब देखो, मम्मा से बच्चे में भी फैल सकता है बाय द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। इसीलिए हाई रिस्क होता है कि हम क्या कर सकें, मल्टीपल सेक्स पार्टनर के साथ ना करें। ठीक है, मतलब कोई सेक्सुअल पार्टनर है, ड्रग्स एडिक्ट ना रहें। ठीक है, अगर कोई बार बार ट्रांसफ्रेशन कर रहा है तो उससे तो दूर ही रहें। चाइल्ड बर्न एचआईवी इन्फेक्शन मदर्स के साथ बिल्कुल भी ना हो। ठीक है,
इम्पॉर्टेंट है कि HIV इन्फेक्शन अगर स्प्रेड देखो फिजिकल कांटेक्ट से नहीं होता तो उनको अलग तो मत ही करो, थोड़ा सा हेल्प प्रोवाइड करो। अब देखो इम्परेटिव एंड फिजिकल साइकोलॉजिकल वेलबींग रहो। HIV इन्फेक्टेड पर्सन जो रहता है उनको आइसोलेट मत करो फैमिली से, उनको सोसाइटी से। उस टाइम देखो, अब अगर बात करें HIV के एड्स के सिम्टम्स के तो काफ़ी टाइम लग जाता है, जैसे कुछ साल 5 से 10 साल लग जाते हैं इसको दिखने में, ठीक है। ये चीज़ तुमने देख ली, रेट्रोवायरस से होता है, ये तुमको पता चल गया। इस डायग्राम का मतलब समझ लो। मान लो कोई हमारे पास एक रेट्रोवायरस है, इस रेट्रोवायरस में क्या होता है, ये जो DNA हो आज के पास तो अगर जीनोम की बात करें तो RNA होता है। RNA क्या करता है, RNA से अगर हमें DNA बनाना है तो यहाँ पे ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से बनता है, आर ट्रांसक्रिप्टेज से मिलके बनता है। इसको हमने क्या किया, मैक्रोफाज में इन्फेक्ट कराया बैक्टीरिया के। मैक्रोफाज के बाद हमने क्या किया, NK सेल से इन्फेक्ट कराया हमने, हेल्पर T सेल, मोनोसाइट्स में इन्फेक्ट कराया। एंड सबसे पहले हमने क्या किया, वायरल RNA को क्या किया, कन्वर्ट कराया हमने DNA में, और उस DNA को हमारे खुद के DNA में इन्होंने मिला दिया। मिलाने के बाद जैसे जैसे हमारा रेप्लिकेशन होता रहा DNA का, उसी तरीके से नए नए वायरस बन के हमारे पास रेडी होते गए। इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जैसे ही हमारे पास क्या होता है, HIV वायरस हमारे बॉडी में फैलता है। वायरस सबसे पहले एंटर करता है मैक्रोफाज में, जहाँ पे RNA जीनोम क्या करता है, वायरल रेप्लिकेट करता है और वो बना लेता है वायरल DNA विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब वायरल DNA क्या करता है, हमारे होस्ट के DNA के साथ जुड़ जाता है और फालतू में फटाफट से बहुत सारे वायरल पार्टिकल्स बनाते रहता है। अब मैक्रोफेज कंटिन्यू क्या करता है, वायरस जो रहता है प्रोड्यूस करता रहता है इन द वे। इसको हम HIV फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, एज अ HIV फैक्ट्री, क्योंकि बार बार माइक्रोफेज क्या करवाता है, वायरल को प्रोड्यूस कराता रहता है। HIV अब एंटर करता है हमारे पास हेल्पर T सेल के पास, वहाँ पे रेप्लिकेट करता है, नए नए वायरस की प्रोजनी बनाता रहता है। प्रोजनी वायरस की बनती जाती है, जिसकी वजह से इतना सारा हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी कम हो जाता है, हेल्पर T सेल कम हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम काफ़ी लो हो जाता है, जिसकी इस टाइम की वजह से पर्सन बहुत सारे बोट फीवर आ जाता है, डायरिया हो जाता है, वेट कभी कम हो जाता है। एंड इम्यून सिस्टम के कम होने की वजह से पर्सन को और सारी बीमारियां होने लगती हैं, जो कि उसको कभी फैला भी नहीं सकती थी, जैसे कि कुछ छोटे छोटे माइकोबैक्टीरियम, वायरस, फंजाई, जो उनको बैक्टीरिया कर भी नहीं सकते थे, पैरासाइट्स में टोक्सोप्लाज्म, वो लोग भी अब उसको इन्फेक्ट करने लगे। मजबूरी का फ़ायदा तो सब उठाता है। पेशेंट जो रहता है इम्यूनो डेफिशिएंट हो चुका है, तो ये कभी भी खुद को बचा नहीं पाएगा। लेकिन डायग्नोस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं क्या, इन एड्स को डायग्नोस के लिए हम यूज़ करते हैं एलिजा टेस्ट। एलिजा टेस्ट का फुल फॉर्म याद कर लेना, आता है क्वेश्चन, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। इसके ट्रीटमेंट तो कहीं भी नहीं है, लेकिन हम एंटी रेट्रो ड्रग वायरस का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू कुछ हमारा लाइफ टाइम मरना तो तय है, लेकिन जो पेशेंट की लाइफ होती है थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है कि कुछ टाइम तक ये ज़िंदा रह सकता है। अगर हम एड्स की प्रिवेंशन की बात करें तो इसका कोई क्योर नहीं है, बस प्रिवेंशन ही है, क्योंकि अगर आप प्रिवेंट कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। हमें क्या करते हैं, NGO वगैरह के थ्रू इन लोगों को क्या करवाते हैं, हम इनको प्रोवाइड करते हैं कि गाइस ऐसे से करो, ठीक है, हम उनको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अगर HIV अगर फैल रही है, कॉन्जियस बेसियर पैटर्न आपको दिख रहा है, तो फटाक से आप चले जाओ, ठीक है। मोर इवर HIV इन्फेक्शन मोर ऑफन स्प्रेड ड्यू टू कॉन्जियस बिहेवियर ऑफ एन पैटर्न एंड इट इज़ नॉट समथिंग दैट हैपन इंडरवर्टली लाइक निमोनिया एंड टाइफाइड। ये तुरंत आप नहीं देख सकते, क्योंकि इसका जो बोले तो इसका जो इन्फेक्शन या सिम्टम्स दिखता है काफ़ी सालों बाद दिखाई देता है। इन्फेक्शन जो रहता है सीधे ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट की वजह से होता है, ठीक है। एंड वही चीज़ है कि हम लोग अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं, WHO खुद ही बोलता है, प्रोग्राम लागू किया है, मेकिंग ब्लड, ठीक है। ब्लड बैंक में भी आप देख करके सेफली आप करो, अगर कोई नीडल है तो उसको अच्छे से डिस्पोज करो। क्लिनिक वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह में फ्री में कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूट करो, कि कॉन्डम जो रहता है एड्स वगैरह को बचा लेता है, ठीक है। ड्रग अब्यूज़र से बचो गाइस, सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस करो एंड रेगुलर चेकअप कराओ। अगर आपको मान लो कि HIV हो रहा है तो रेगुलर आप सस्पेक्टेड हो, आपके पॉपुलेशन में आपको दिख रहा है, तो प्लीज़ आप लोग चेकअप कराते रहो, इस हिसाब से आप बच सकते हो। इन्फेक्शियस इट्स समथिंग दैट हैव हिडन तो नहीं रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद इसका असर दिखता है। HIV इन्फेक्शन जो रहता है, अगर पीपल को हो रहा है तो उनको सिंपैथी प्रोवाइड करो, उनको सोसाइटी से अलग मत करो, क्योंकि ऐसा फिजिकल से नहीं फैलता, लेकिन उनके लिए काफ़ी अलग अलग मूवमेंट रहता है, सोसाइटी उनको साथ देनी चाहिए, ठीक है। तब ये हमारा जो डिज़ीज़ है ये फैलने से बच सकता है,
तो गाइस हमने अभी 8 को भी कंप्लीट कर लिया है, तो हमने एक पॉइंट और अचीव कर लिया है। तो हम यहाँ पे टिक लगाने आ गए हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टिक लगा दिया कि हमारा 8 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चल रहे हैं कैंसर को कंप्लीट करने। अभी 1 घंटा 30 मिनट्स हो रहे हैं। कुछ टाइम बाद हम पोमोडोरो मेथड लगाते हैं, लगभग 20 मिनट का टाइम देते हैं, ठीक है, थोड़ा कैंसर को समझने के लिए। एड्स तो बहुत इजी था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्लीज़ एक बार अच्छे से समझ लेना। कैंसर की बात करें तो देखो, कैंसर भी एक मोस्ट ड्रेडेड डिजीज़ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग इससे मरते हैं, मेजर कॉज ऑफ डेथ है पूरे ग्लोब में। मिलियंस ऑफ इंडियन पीपल इस चीज़ से सफ़र करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं। मैकेनिकल वही चीज़ है कि आप इससे बच सकते हो। इंस्टेंट एरिया बात करूँ अगर मैं, तो अंडरलाइन डेवलपमेंट में कैंसर एंड ऑन्कोजेनिक ट्रांस वही चीज़ है कि नॉर्मल सेल ऑन्कोजेनिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे कैंसर बन जाता है। देखो होता क्या है, स्पेशली हमारे बॉडी में, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? हमारे बॉडी में वेट अ सेकेंड, एक बार पानी पी लेती हूँ, फिर आके कंटिन्यू करते हैं। अगर हम नॉर्मल बॉडी की बात कर रहे हैं, नॉर्मल बॉडी में ऐसा होता है कि हमारे पास अगर कोई नॉर्मली सेल ग्रो कर रही है तो वो अपना ग्रो नहीं करते जाती, भाई करती जाओ कंटिन्यू ग्रो, इतना बड़ा सेल है, ग्रो 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 नहीं। अगर हमें ज़रूरत इतने ही सेल की है तो यहाँ पे ये वाला सेल बोलेगा भाई बस कर, अब ज़रूरत नहीं है स्लो करने की, ग्रो करने की, तो ये यहीं तक रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन कैंसर सेल में ऐसा नहीं होता। मान लो कि इस सेल को ग्रो करना है, इस सेल को इतना ग्रो करना है, सिर्फ इतना, तो ये ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, 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 लेकिन ये सेल यहाँ तक ग्रो हो जाएगी क्योंकि अब इस वाली सेल, ये वाली जो बगल वाली सेल है, ये इसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रही है कि भाई अब मत कर, सेल डिवीज़न की ज़रूरत नहीं है, मत कर, तो ये इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं दे पा रही है। तो इसी को हम कहते हैं सेल इनहिबिशन, ठीक है, कि बगल वाली सेल इन्फॉर्मेशन दे देती है कि भाई अभी हमें सेल की ज़रूरत नहीं है, अब सेल डिवीज़न करना बंद कर। लेकिन हमारी जो कैंसर सेल है वो नहीं दे पाती, इसको ही हम कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नाम देते हैं। क्या लिखा है, इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में सेल ग्रोथ जो रहता है, डिफरेंशिएशन होता है, हाईली कंट्रोल और रेगुलेट मैनर में होता है। लेकिन कैंसर सेल में ऐसा नहीं होता क्योंकि रेगुलर मैकेनिज्म जो रहता है वो टूट जाता है। नॉर्मल सेल जो रहता है उसके पास कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नाम का चीज़ होता है, मतलब वर्चुअली अगर कोई सेल बार बार बहुत ज़्यादा कर रही है ग्रो, तो एक बगल वाली सेल उसके कांटेक्ट में आकर के अनकंट्रोल ग्रोथ को रोक देती है। लेकिन कैंसर सेल में देखने को ऐसा नहीं मिलता, ये प्रॉपर्टी ही इसमें लूज़ हो जाती है, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास सेल काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाती है एंड वो ट्यूमर का रूप ले लेती है, एंड धीरे धीरे ट्यूमर क्या करता है, कैंसर में बदल जाता है। अब ये जो ट्यूमर होता है दो टाइप में होते हैं, पहला हमारे पास आ जाता है बिनाइन ट्यूमर, दूसरा हमारे पास आ जाते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं वो उस टाइप के ट्यूमर होते हैं जो नॉर्मली एक ही, मतलब इतना बड़ा बॉडी है तो यही हुआ है तो ये इतने ही दूर में होगा, इसको हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास यहीं पे कैंसर हुआ है तो ये यहाँ भी फैलेगा, यहाँ भी फैलेगा, यहाँ भी फैलेगा, यहाँ भी फैलेगा, पूरे बॉडी में धीरे धीरे फैल जाएगा, इसको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। समझ गए? बिनाइन ट्यूमर मतलब होता है नॉर्मली क्या करता है, ये ओरिजिनल लोकेशन पे ही फैलता है, ओरिजिनल लोकेशन पे ही फैलता है, कहीं और नहीं फैलता है, अदर बॉडी पार्ट में लिटिल डैमेज करवाता है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या करता है, मैस एकदम प्रोलिफरेटिव मैनर में डेवलप्ड होता है, नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल बन जाता है और बहुत जल्दी इसका ग्रोथ होता है और बहुत ज़्यादा ये डैमेज बहुत ज़्यादा कर देता है, नॉर्मल टिश्यू पे भी बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। ये जो सेल्स होते हैं एक्टिवली डिवाइड करती जाती हैं, ग्रो करती जाती हैं और नॉर्मल सेल से अधिकतम बहुत ज़्यादा करती जाती हैं, ठीक है, वाइटल न्यूट्रिशन लेती जाती हैं। सेल स्लॉटेड फ्रॉम सच ट्यूमर,
सच ट्यूमर रीच डिस्टेंट अलग अलग साइट में पहुंच जाते हैं थ्रू द ब्लड, जिसकी वजह से हमें लॉस दिखाई देता है, गट्ठा दिखाई देता है, और ये धीरे धीरे ट्यूमर क्या करता है, कैंसर का रूप ले लेता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम मेटास्टैसिस प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब कि एक सेल अलग अलग जगह जा कर के ट्यूमर फैला देती है, उसको हम मेटास्टैसिस प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ मैलिग्नेंट ट्यूमर में दिखाई देती है। अगर कैंसर का कॉज बोले हम, तो कैंसर कॉजिंग एजेंट को हम कार्सिनोजन कहते हैं। क्या लिखा है, कैंसर कॉजिंग एजेंट को हम कार्सिनोजन कहते हैं। ठीक है, जब ये नॉर्मल सेल जब ऑन्कोजेनिक या कैंसरल न्यूप्लास्टिक सेल्स में कन्वर्ट होती है, इसके 3 कारण हो सकते हैं, फिजिकली, केमिकली एंड बायोलॉजिकली। अगर हम बात कर रहे हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस की, जैसे एक्स रे और गामा रेज, तो इसके थ्रू फैल सकता है। अगर नॉन आयोनाइजिंग की बात कर रहे हैं तो यूवी रेज के थ्रू फैल सकता है। इसकी वजह से हमारा डीएनए भी काफ़ी डैमेज होता है और ये न्यूप्लास्टिक में ट्रांसफ़र हो जाता है। केमिकली अगर कुछ चीज़ें हो कार्सिनोजेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो टोबैको वगैरह की वजह से हो सकता है। मेजर कॉज ऑफ लंग, टोबैको की वजह से लंग कैंसर होता है। ठीक है, तो देखो वही होता है कि टबाकू जो होता है मेजरली क्या करवाता है, लंग कैंसर परफॉर्म करवाता है। कैंसर कॉजिंग वायरस को ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। इनके पास जो जीन होता है उसको वायरल ऑन्कोजीन कहा जाता है। फर्दर मोस्ट कुछ ऐसे भी जीन्स पहले से हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सेलुलर ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं। नॉर्मल ही सेल होते हैं, लेकिन कभी कभी ये कुछ सर्टेन कंडीशन में एक्टिवेट हो जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन्कोजेनिक ट्रांसफर, मतलब वही ऑन्कोजेनिक सेल्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे बायोप्सी टेस्ट किया जाता है एंड एमआरआई होता है, सिटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, सिटी स्कैन होता है जिसको कंप्यूटर टोमोग्राफी कहते हैं। वही होता है कि अर्ली डिटेक्शन कैंसर का कर ले तो काफ़ी इजी हो जाता है कि उसका ट्रीटमेंट हो पाए। कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए बायोप्सी अपनाते हैं। बायोप्सी एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ अ टिश्यू। अब बेसिकली हिस्टोलॉजिकल स्टडी में क्या करते हैं हम, टिश्यू एंड ब्लड की एंड बोन मैरो टेस्ट और इंक्रीज सेल्स काउंट इन द केस ऑफ ल्यूकेमिया। ल्यूकोमिया का मतलब होता है कि बेसिकली जो हमारे पास क्या होता है, सेल के काउंट काफ़ी कम हो जाते हैं। ठीक है, हम ल्यूकेमिया का वही मतलब होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो रहता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, इस केस में होता है। बायोप्सी में बात करें तो बायोप्सी में हम एक सस्पेक्टेड टिश्यू निकालते हैं, उसको कट करते हैं, उसको अंडर माइक्रोस्कोप हम एग्जामिन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, मतलब कौन देखता है, पैथोलॉजिस्ट देखते हैं। ठीक है, पैथोलॉजिस्ट देखते हैं। ठीक है, अब ये क्या लिखा है, इसी तरीके से क्या होता है, रेडियोग्राफी की जाती है, मतलब टेक्निक लाइक रेडियोग्राफी, एक्सरे की हेल्प से, सिटी स्कैन, एमआरआई की जाती है। देखो वही होता है कि एमआरआई में क्या करते हैं, सिटी स्कैन में क्या करते हैं, एक्सरे का यूज़ करते हैं ताकि 3D पिक जो रहती है वो जनरेट हो पाए और हम उसको देख पाए। एमआरआई में भी वही चीज़ होता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, इसके साथ हम नॉन आयोनाइजिंग रेडियस यानी यूवी रेस का यूज़ करके हम डिटेक्ट करते हैं, साइकोलॉजिकली चेंजेस देखते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी, अब क्या करते हैं हम, एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर, हम एंटीबॉडी ठीक है डालते हैं। ठीक है, उसके प्रेजेंट में क्या करते हैं, एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन्स आर ऑल्सो यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ, मतलब कैंसर के अगेंस्ट में कोई एंटीबॉडी डालते हैं, अगर उस पर रिएक्ट कर देता है वो, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे कैंसर है। इस मॉलिकुलर बायोलॉजी का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन से जीन कन्वर्ट हो गई है ऑन्कोजीन में। ठीक है, यही चीज़ होती है। सस्पेक्टेड सेल्स को हम फाइंड कर लेते हैं, बेसिकली यही है। तंबाकू, स्मोक, लंग कैंसर होता है। कैंसर की ट्रीटमेंट में बात करें तो कॉमनली हम क्या करवाते हैं, सर्जरी तो बेसिक करवाते हैं, रेडियोथेरेपी करवाते हैं, इम्यूनोथेरेपी और केमिकल थेरेपी कराते हैं। कभी कभी क्या होता है, रेडियोथेरेपी, सर्जरी एंड कीमोथेरेपी कॉम्बो में हो जाता है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम करता है। ठीक है, मोस्ट कैंसर जब होते हैं, ठीक है, तो यही होता है। देखो वही बोला गया, रेडियोथेरेपी में क्या होता है, ट्यूमर सेल्स जो रहते हैं इरेडिकली लेथली क्या करवाते हैं, हम निकाल देते हैं, लेज़र लाइट के थ्रू हम उसको निकाल देते हैं। ठीक है, प्रॉपर केयर हम नॉर्मल टिश्यू का करते हैं, बगल वगल को भी ध्यान में रखते हुए करते हैं कि उनको ना चोट लग जाए या फिर बागू वाले सेल्स को थोड़ा बहुत हार्म ना पहुंच जाए। कीमोथेरेपी कराते हैं तो कीमोथेरेपी काफ़ी प्रॉब्लम देता है,
क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम सेल का यूज़ कर रहे हैं। तो केमिकल्स के थ्रू हम कैंसरस सेल को मारने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उसमें काफ़ी सारे ड्रग्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि जिसकी वजह से हेयर फॉल, एनीमिया वगैरह हो जाता है। ट्यूमर सेल्स जो रहते हैं बीन सोन अवॉइड डिटेक्टर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। देयरफॉर जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मतलब एक सेल जो मतलब कैंसरस सेल होती है आजू बाजू के सेल को डैमेज कर देती है, धीरे धीरे सब डैमेज हो जाएंगे। इसके लिए हम अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स हमारे बॉडी में डालते हैं, जिसके थ्रू जो कैंसरस सेल होती है आजू बाजू की सेल को जो होती है नोटिफिकेशन दे दे कि मैं तो मर रही हूँ, तू तो मत जा। ऐसा बता दे पहले से कि मैं देखो भाई मेरे को प्रॉब्लम हो गई है, मेरे को कैंसर हो गया है, लेकिन तुम लोग कुछ अपने बॉडी में चेंजेस लाओ जिसकी वजह से तुम लोग ज़रूर बच जाओ। तो इस तरीके से हमने कैंसर को भी ख़त्म कर लिया। लास्ट हमारा ड्रग एंड अब्यूज़र्स बचा हुआ है। ठीक है, ये काफ़ी बहुत ही ईजी सा ये सब्जेक्ट है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाय द वे ये भी कंप्लीट हो जाएगा जल्दी ही, डोंट वरी। ये आ गया हमारा ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़र्स। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में। बेसिकली देखो, ड्रग्स एंड अल्कोहल में अगर ज़्यादा लोगों की बात करें तो यही एडोलेसेंट एज वाले लोग ज़्यादा इस स्पेस में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे कारण भी हैं, लेकिन बेसिकली नहीं पढ़ना चाहिए इन कारणों में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वे एंड स्टैटिक्स शो दैट द यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल हैज़ बीन रेज एजुअली अमंग द यूथ। वे बोला गया है, हम जब सर्वे करते हैं एंड स्टैटिक्स के बेसिस पे हम देखते हैं कि जो यूज़ है ड्रग्स का, अल्कोहल का, वो सबसे ज़्यादा यूथ में देखा गया है। मतलब यूथ समझ रहे हो ना, जिस एज में हम है, ये एडोलेसेंट एज में। ठीक है, और ये रियली कंसर्न की बात हमारे लिए हो जाती है कि काफ़ी सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट देखते हैं इस चीज़ की। प्रॉपर एजुकेशन और गाइडेंस की कमी की वजह से भी ऐसा देखने को मिलता है, और देमसेल्फ अगेन दिस डेंजरस। और धीरे धीरे क्या होता है ना, वो लोग खुद को एक डेंजर की तरफ ले करके जाते हैं यूथ लोग। ड्रग्स देखो, ड्रग्स में बेसिकली हम आज जितने भी ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उन ड्रग्स का पहला का नाम है ओपियोइड, दूसरा कैनाबिनोइड, तीसरा हमारा कोका एल्कोइड। इन 3 ड्रग्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मेजॉरिटी की बात करें, मेजॉरिटी ऑफ इसमें से सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो फंजई से ऑब्टेन किए जाते हैं। पहले अगर ओपियोइड की बात करें तो ओपियोइड एक ऐसा ड्रग है जो कि क्या करता है, सीएनएस और जीआईटी में इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उसी से जा कर के ये बाइंड करता है। एग्जाम्पल में हीरोइन ले लो। हीरोइन क्या कहता है, हीरोइन कैसे बनता है अगर बात करें तो हीरोइन जब मॉर्फिन बनता है, मॉर्फिन के एसिटाइलेशन करते हैं, ठीक है, उसके बाद जाके हीरोइन बनता है। हीरोइन को कॉमनली हम स्मैक के नाम से भी जानते हैं। इसको केमिकल नाम दिया गया जिसका नाम है डाइएसिटाइल मॉर्फिन, जो वाइट कलर का ओडोरलेस बीटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, जिसको बोलते हैं पपावर सोमनीफेरम। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, मतलब कि जनरली इसको स्नॉल्ट करके लिया जाता है और इंजेक्ट भी कर सकते हैं। हीरोइन एक डिप्रेसेंट होता है, डिप्रेसेंट मतलब होता है कि हमारे बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर देने वाला ड्रग्स माना जाता है। फिर अगर इसके हम डायग्राम की बात करें तो इम्पॉर्टेंट है, देख करके पूछ सकता है कि ये किसका प्लांट है, तो आपको बताना पड़ेगा ओपियम पॉपी का। और केमिकल तो स्ट्रक्चर पूछता ही पूछता है, ठीक है, तो इसको भी आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर। फिर आते हैं हम कैनाबिनोइड नाम के ड्रग्स के बारे में। तो ये जो ग्रुप ऑफ, ये पूरा कैनाबिनोइड जो है ग्रुप ऑफ केमिकल से मिलकर बना है, जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है किससे, कैनाबिस सटाइवा से, कैनाबिस सटाइवा नाम के प्लांट से। इसका हर एक चीज़ जैसे कि फ्लावर, टॉप, लीफ, सब कुछ ही काम आता है ड्रग्स के। इसका जो रिसेप्टर होता है वो ब्रेन में मिलता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स की तो जैसे मरीजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा ऐसे एग्जांपल्स हैं। जनरली इसको इनहेल करके लिया जाता है या ओरली लेते हैं, इसको सूंघ करके लेते हैं या इंजेक्ट कर लेते हैं, इसको इनहेल करके लेते हैं या इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। ये एक लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका जो इफेक्ट पहुंचता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी पे ज़्यादा फैलता है। वही चीज़ है कि लीफ पूछ सकता है कि किसका लीफ है, तो आपको बताना पड़ेगा कैनाबिस सटाइवा का लीफ है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ऑफ कोर्स पूछा जाता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड हमारे पास ड्रग्स का नाम आता है कोका एल्कोइड या फिर कैनाबिनोइड, कोका एल्कोइड या बोल सकते हो कोकेन इसका नाम है।
कोका एल्कोइड एक्सट्रैक्ट किया जाता है एरेथ्रोजाइलम कोका प्लांट से, जो कि नेटिव की तरफ है साउथ अमेरिका के तरफ मिलता है। कोका प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये इंटरफेयर करता है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन का जो रास्ता होता है वहाँ पर, इस ट्रांसपोर्ट के टाइम पे ये इंटरफेयर करता है। कोकेन को जनरली हम कोक या क्रैक के नाम से जानते हैं। यूजुअली इसको स्नॉट करके सूंघ के लिया जाता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पहुंचाता है। इसके पास क्या होता है, इफोरिया मतलब कि हैप्पीनेस इसको लेने के बाद हमें खुशी मिलती है, साथ ही साथ हमारी एनर्जी जो है काफ़ी बड़ी सी लगती है। अगर हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कोकेन का तो हमें क्या हेलुसिनेशन हो जाता है। हेलुसिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो बेसिकली किसी चीज़ को मतलब कि हर चीज़ को छोड़ देता है। इंसान अब बिल्कुल हर चीज़ भूल करके सिर्फ खुश रहता है। इसीलिए अदर वेल नोन प्लांट जो हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं उसका नाम है एंट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा। इन दिनों कैनाबिनोइड को कुछ स्पोर्ट्स मैन भी लेते हैं, जिसके थ्रू इनकी एनर्जी में थोड़ा बढ़ाव दिखाई देता है। ड्रग्स जैसे कि हमारे पास बार्बिटूरेट्स, एम्पिपेनिसिन, बेंजोडाइजमीन्स एंड अदर सिमिलर ड्रग्स जो नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं एज अ मेडिसिन। पेशेंट्स इसको लेते हैं तो इनका जो डिप्रेशन और इंसोम्निया होता है, मेंटल इलनेस थोड़ा कम होता है, ठीक है। और मॉर्फिन काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि पेन किलर की तरह इसको यूज़ किया जाता है जब सर्जरी का टाइम होता है। तो कुछ प्लांट्स, कुछ फ्रूट्स एंड कुछ सीड्स होते हैं जो हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। 100 ऑफ ईयर्स इनका यूज़ किया जाता है एज अ फोल्क मिल्क रिलीजियस सेरेमनीज रिचुअल में ओवर द ग्लोब इनका यूज़ किया जाता है। इनको अगर हम ज़्यादा अमाउंट में लेने लगे तब हमें प्रॉब्लम होती है। कुछ प्रॉब्लम फिजिकली होती है, साइकोलॉजिकल फंक्शन अफेक्ट करते हैं एंड हम धीरे धीरे ड्रग्स अब्यूजर्स बन जाते हैं। स्मोकिंग भी बहुत हार्ड होता है। स्मोकिंग ऑल्सो पेव द वे टू हार्ड ड्रग्स। स्मोक कर रहे हो तो उसमें भी आपको ड्रग्स की मात्रा मिलती है। स्मोक यानी कि तंबाकू अगर आप लेते हो तो ह्यूमन बींग्स 400 से ज़्यादा लोग इसको लेते हैं, ठीक है। स्मोक, चुई करके खाने वाला या स्नफ करने वाला। टोबैको के पास ये तो याद है कि निकोटीन होता है। टोबैको के पास केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको निकोटीन कहते हैं। ये एक एल्कलॉइड है, ये इंपॉर्टेंट है, एल्कलॉइड है। निकोटीन क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड पे अफेक्ट करता है जहाँ से एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन रिलीज करता है ब्लड सर्कुलेशन में, और ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का और हार्ट रेट भी बढ़ा देते हैं। तो स्मोकिंग से क्या होता है, लंग्स का कैंसर होने का बहुत ज़्यादा डर होता है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो सकता है, थ्रोट में कैंसर हो सकता है, ब्रोंकिटिस हो सकता है, एम्फीसेमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ एंड गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टोबैको अगर हम चुबा करके खा रहे हैं तो हाई रिस्क होता है कि कैंसर हो जाए, ओरली कैंसर हो जाए। अगर हम स्मोक कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के कंटेंट अगर ब्लड में ज़्यादा जा रहा है तो हमारा जो ऑक्सीजन बाइंडिंग होता है हीमोग्लोबिन से, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कम हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाइंड करते हैं, जिस हिसाब से बॉडी में हमारे पास ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अगर हम एक पैकेट सिगरेट बाय कर रहे हैं, वन कैन नॉट मिस द सैनिटरी वार्निंग। अगर हम उसको सैनिटरी वार्निंग जो दिखाई दे इसको कर दे रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, प्रेजेंट ऑन द पैकिंग वार्न अगेन द, अगर एक बार देख ले तो ऑफकोर्स थोड़ा सा वो हो जाता है। देखो ये सब खाने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। एडिक्शन हो रहा है तो आप काउंसलिंग कराओ, मेडिकल हेल्प लो जा करके। एंड बोथ अमंग आजकल तो वही दिखाई दे रहा है, स्मोकिंग तो बड़े से लेके बूढ़े तक हर सोसाइटी में खाई जा रही है। डेंजर होता है खाना शुरू, जिसके कि हमें क्या होता है, अगर हम एक बार खाएंगे तो एडिक्टिव नेचर हो जाता है यूथ में, ओल्ड में, तो इसको अवॉइड करना काफ़ी मुश्किल है। अगर मेरा हैबिट बन चुका है तो काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। तो गाइज़ हमने फिर से एक पॉइंट कंप्लीट कर लिया, तो आओ जल्दी से देख के आते हैं, यहाँ पे टिक लगा के आते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एंड ये भी हो गया। बस थोड़ा सा बचा है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़र्स में वो एडोलेशन वाला पॉइंट, तो उसको हम भी जल्दी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेसिकली देखो इसमें इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वही मैं बताऊँगी, और कुछ इम्पॉर्टेंट उतना है नहीं, ठीक है। क्या लिखा है,
एडोलेसन में क्या होता है, बेसिकली एडोलेसन वो पीरियड ऑफ टाइम या प्रोसेस होता है जहाँ पे बच्चे एक्साइटेड होते हैं कुछ नया सीखने का, कुछ एक्सपेरिमेंट करने का। एडोलेसन यही 12 से 18 साल के एज में होता है, ठीक है, इसको एडोलेसन पीरियड कहते हैं। अदर वर्ड में बोले तो ये हमारा क्या होता है, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का फेज़ होता है, जहाँ पे बायोलॉजिकली काफ़ी सारे चेंजेस और बिहेवियरली चेंजेस दिखाई देते हैं। तो इस एज में क्या होता है, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होना शुरू होता है और किसी चीज़ को जानने की काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है, कुछ एडवेंचर एक्साइटमेंट करने, कुछ एक्सपेरिमेंट करने की बड़ी खुलबुली मची रहती है। तो कॉमन कॉज होता है। साथ में क्या होता है, मोटिव यंगस्टर्स जो रहते हैं ड्रग एंड अल्कोहल यूज़ की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। अब चाइल्ड को क्या होता है, क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि एक बार खाएंगे तो कैसा लगेगा या एक बार टेस्ट करना चाहिए। इसी से धीरे धीरे क्या होता है, वो लोग उसके एडिक्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर फर्स्ट टाइम अगर कोई ड्रग्स और अल्कोहल क्यूरोसिटी के रूप में एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ कर रहा है, तो लेटर वो चाइल्ड क्या करता है, बार बार लेना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो प्रॉब्लम में फंस जाता है। और कभी कभी होता है स्ट्रेस की वजह से, काफ़ी प्रेशर की वजह से, एग्जामिनल या एकेडमिक प्रेशर की वजह से वो ऐसा काम करते हैं, धीरे धीरे अल्कोहल एंड ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। या तो कभी कभी कूल बनने के चक्कर में काफ़ी लोग स्मोक्स करना, ड्रग्स का यूज़ करना, अल्कोहल का यूज़ करना, यूथ में अक्सर ऐसा ज़्यादा देखने को मिलता है। मेजर कॉज जो रहता है यही होता है पढ़ने का। टेलीविज़न, मूवी एंड इंटरटेन वगैरह पे हम क्या करते हैं, इस चीज़ को प्रोसेशन देते हैं। अदर फैक्टर हो गए जैसे कि ड्रग्स, मतलब कोई फैमिली का कोई प्रेशर हो या फिर अनसपोर्टिव फैमिली हो, तो हो सकता है कि बच्चा वापस से उस तरफ बढ़ रहा हो। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस की बात करें तो धीरे धीरे करके लोग एडिक्ट हो जाते हैं और उनको तब रियलाइज़ होता है, और उनको रियलाइज़ भी नहीं होता कभी कि हम एडिक्ट हो चुके हैं। वो खाते जाते उन्हें लगता है ठीक है कोई बात नहीं, एंड धीरे धीरे उनको इफोरिया मिलने लगता है, मतलब कि उनको खुशी मिलने लगती है उस चीज़ से, एंड वो सब कुछ भूल जाते हैं उस टाइम पे। टेम्पररी फीलिंग के लिए ड्रग्स एंड अल्कोहल लेना वो लोग शुरू कर देते हैं, एंड धीरे धीरे क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो एडिक्ट हो चुके हैं। एंड धीरे धीरे आप देखते हो कि अगर मान लो कि हमारा ये ब्रेन है, ब्रेन में इतना रिसेप्टर मौजूद था, तो धीरे धीरे जब हम इतना ही लेते थे तो ठीक है, लेकिन कुछ टाइम जब एडिक्ट हो जाते हैं तो अब ड्रग का रिसेप्टर हमें इतना ज़्यादा ड्रग्स मांगता है कि अब उससे ज़्यादा इंटेक नहीं होगा तब तक उसको इफोरिया मिलेगा ही नहीं। तो उस इफोरिया को पाने के लिए अब हम इतना जहाँ ड्रग्स लेते थे अब हम ज़्यादा ड्रग्स लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होता है, बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाते हैं उस चीज़ के लिए, और हम इसी विशियस साइकिल में फंस जाएंगे कि हमें, और धीरे धीरे हम ड्रग्स अब्यूज़र्स बन जाते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है, अगर गाइडेंस सही तरीके का नहीं मिल रहा, काउंसलिंग नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ आप किसी पर डिपेंड रहिए, किसी को बताइए, ठीक है। अगर नहीं होता है, मगर मान लीजिए कि आप खुद पे डिपेंड कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि मुझे ड्रग्स लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं लूँगा, तो आपके अंदर एक सिंड्रोम शो होगा जिसको हम विड्रॉयल सिंड्रोम कहते हैं। ये एक ऐसा सिंड्रोम होता है, अगर आप रेगुलर डोज या फिर ड्रग नहीं ले रहे हो, बीच में आप रोक दे रहे हो, तो आपको एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी, आपको सिकनेस होगा, नोजिया होगा, स्वेटिंग होगी, और आप धीरे धीरे एकदम बेहोशी की हालत में हो जाएंगे। तो आपको कुछ भी करके लेना ही पड़ेगा। तो विड्रॉयल सिम्टम जो रहते हैं सीवियर केस में देखने को मिलता है, और ये हमेशा चलता रहेगा जब तक आप कोई मेडिकल सुपरवाइज़र नहीं लेते, ठीक है। इस हिसाब से ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ की बात करें तो वही चीज़ है कि आप धीरे धीरे क्या करते हो, अफेक्ट ड्रग्स एंड अल्कोहल के अब्यूज़ हो जाते हो, फोर्स ऑफ नेकलेस बिहेवियर, वेंडलिज्म एंड वॉयलेंस धीरे धीरे करने लगते हो। ड्रग्स के एक्सेसिव यूज़ की वजह से हो सकता है आप कोमा में चल जाओ, आपकी डेथ हो जाए, या रेस्पिरेटरी आपका फेल हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, या फिर सेरिब्रल आपका हैमरेज हो जाए। इस हिसाब से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली एकेडमिक परफॉर्मेंस कम होता है, या आप इंटरेस्ट नहीं होता पर्सनल हाइजीन में, स्कूल कॉलेज में आपको अच्छे से नहीं मिलता, आपको थोड़ा अलग लगता है, डिप्रेशन लगता है, फटीक लगता है, गुस्सा आता है, रिबेलिज्म बिहेवियर लगता है, तब जा कर के आप काम करने लगते हो, यही ड्रग्स लेने लगते हो। धीरे धीरे क्या होता है, गुस्सा आता है, ये सारी चीज़ें, आपकी स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिटेट हाइट आपकी वेट फ्लक्चुएट करने लगता है, आपको भूख कम लगने लगती है, फैमिली फ्रेंड से आप दूर जाने लगते हो, एंड धीरे धीरे करके सारी जो हॉबीज़ थी वो लूज़ होने लगती हैं। तो ये इसके सारे बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं। धीरे धीरे आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप कहीं से भी ले कर के आओगे। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो और आप ड्रग्स अब्यूज़र्स हो तो आप उसको चुरा करके, कुछ भी करके, कहीं से भी मनी लेकर के आओगे, लेकिन ड्रग्स एंड अल्कोहल को आप ख़रीदोगे, क्योंकि वो चीज़ आपको एकदम लत पड़ जाती है, ठीक है।
अगर मान लो कोई आप ड्रग्स ले रहे हो इंट्रावेनसली, मतलब कि वीनस के थ्रू आप डायरेक्ट इंजेक्ट कर रहे हो नीडल या सिरिंज के थ्रू, तो हो सकता है कि आपको एड्स या हेपेटाइटिस बी की तरह इन्फेक्शन हो जाए। अगर ये वायरस आपको इन्फेक्ट कर देता है तो आपको डिजीज़ हो जाएगा। एंड अगर यही मतलब मान लो कोई ट्रांसफ़र कर रहा है, एक ही ड्रग्स अब्यूज़र्स क्या करते हैं, एक इंजेक्शन लेते हैं, उस इंजेक्शन से सबको सिरिंज तो ड्रग्स दे देते हैं, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए। और एड्स एंड हेपेटाइटिस बी जो रहती हैं एक कोरियोनिक इन्फेक्शन है जो अल्टीमेटली फटैक ही करती हैं, लास्ट में मरना निश्चित होता है। दोनों ही सेक्सुअली ट्रांसफ़र या फिर इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से फैलते हैं। अगर अल्कोहल आप एडोलेसेंट एज में ले रहे हो तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। एडल्टहुड तक आप करते हो। क्रोनिक यूज़ ड्रग्स एंड अल्कोहल डैमेज नर्व, आप जो ड्रग्स एंड अल्कोहल आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, लीवर को डैमेज करता है, जिसको सिरहोसिस भी कहते हैं। ड्रग्स एंड अल्कोहल का यूज़ अगर प्रेगनेंसी में कर रहे हो तो चांसेस होता है कि बेबी भी आपका अफेक्ट होगा। अनदर मिसयूज़ ये ड्रग का होता है कि स्पोर्ट पर्सन इसको अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कराने के लिए यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, जैसे नस्टॉल्जिक एल्जेस्टिक देखते हैं, अनाबॉलिक स्टेरॉइड, ड्यूट्रिक एंड सर्टेन हार्मोन को इसको इंक्रीज़ कर देता है, मसल के उनके इंस्टेंट बुल्क परफॉर्मेंस देता है, गुस्सा उनका बढ़ा देता है और उनके एथलीट्स के परफॉर्मेंस को काफ़ी इंक्रीज़ कर देता है। साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि उनका फीचर्स काफ़ी मेल लाइक हो जाता है, एग्रेवनेस बढ़ जाता है, मूड स्विंग होता है, डिप्रेशन होता है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल, अगर फीमेल में बात करें तो ऐसा होता है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो जाते हैं, हेयर कम होने लगते हैं, फेस पे हेयर ज़्यादा ग्रो होने लगते हैं, इनका क्लाइटोरिस काफ़ी बड़ा हो जाता है, वॉइस थोड़ी भारी हो जाती है मेल में। अच्छा ये इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, हाईलाइट कर दूँ। फीमेल में आपको देखने को मिलता है वेट, हाँ इस लाइक साइड इफ़ेक्ट अगर बात करें फीमेल में तो वही मेल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको। लेकिन अगर हम मेल की बात करें तो मेल में आपके एक्ने, एग्रेसिवनेस बढ़ता है। तो इसको एक बार फिर से पढ़ ले। तो साइड इफ़ेक्ट अगर आपको दिखाई दे रहा है फीमेल में तो इसमें क्या होता है, आपको मेल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है, मूड स्विंग होता है, डिप्रेशन होता है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, बाल जो है आपके फेस पे और बॉडी पे ज़्यादा हो जाते हैं, क्लाइटोरिस बढ़ जाता है, आपकी वॉइस काफ़ी डीप हो जाती है। मेल में बहुत एक्ने दिखाई देता है, एग्रेसिवनेस काफ़ी बढ़ जाता है, मूड स्विंग होता है, डिप्रेशन होता है, आपके टेस्टिकल्स जो रहते हैं वो कम हो जाते हैं, स्पर्म का रिडक्शन हो जाता है, स्पर्म कम बनता है, किडनी और लीवर जो रहता है अपना फंक्शन सही से नहीं करता, ब्रेस्ट आपका काफ़ी बड़ा हो जाता है एंड बाल्डनेस यानी गंजे हो जाते हो, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये सब इफ़ेक्ट जो रहता है वो परमानेंट होता है और काफ़ी लंबे समय तक रहता है अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रग्स का यूज़ कर रहे हो तब। फिर क्या लिखा है, एडोलेसेंट मेल एंड फीमेल में सीवियर फेशियल बॉडी एक्ने देखने को मिलता है, प्री मैच्योर आपको ग्रोथ सेंटर जो रहता है लॉन्ग बोन का वो बंद होते दिखाई देता है, ठीक है, ठीक है। रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ। अगर प्रिवेंशन की बात करें, ठीक है, अगर हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें तो ये सब देखो गाइस पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वही पेरेंट को देखना पड़ेगा, डिसिप्लिन से सही से काम करना चाहिए, उनके हैबिटेट सही करना चाहिए, स्मोकिंग वगैरह से दूर रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। बात करें हम यहाँ पे एडोलेसेंट को क्या क्या करना नहीं चाहिए या फिर कौन कौन सी चीज़ें इनको नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए, प्रिवेंशन क्या है, तो यही है कि प्रेशर सबसे पहले दूर रखो, चाइल्ड को कोई प्रेशर न दो, ठीक है, पर्सनालिटी कैसे भी है उनके हिसाब से चुनने दो, क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, उनके थ्रेशोल्ड लिमिट के हिसाब से उनको पढ़ाओ, उनको अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स में डालो, अपने उनके कैपेसिटी के हिसाब से कराओ, उनकी देखो एजुकेशन कराओ अच्छी जगह पे और काउंसलिंग भी अच्छी कराओ कि गलत आदत में ना पड़े, और गलत आदत में पड़े तो किसी न किसी जाको वो तुरंत बता दे, कोई डिसअपॉइंटमेंट फेलियर हो रहा है अपने लाइफ से तो तुरंत जाके किसी को बता दे, या फिर किसी को ये प्रॉब्लम वो अकेले ना फेस करें, ठीक है।
बहुत सारे अलग अलग चाइल्ड एनर्जी यूज़ करें, जैसे कि स्पोर्ट्स में, रीडिंग में, म्यूज़िक में, योगा क्लासेस कराएं, अलग अलग एक्टिविटीज़ कराएं। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स और पीयर, अगर हेल्प कर सके तो पेरेंट्स और किसी फ्रेंड या फिर कोई टीचर से हेल्प ले सके। इतना उसको उसको गिल्ट मतलब वही हो कि उनको ना मतलब गिल्ट या फिर एनजाइटी फील ना कराई जाए। उनको क्या करो, एक सपोर्ट प्रोवाइड करो। डेंजर साइन अगर आपको अगर दिखाई दे रहा है पेरेंट्स, टीचर या अगर आपको कहीं दिखाई देता तो आप तुरंत किसी को बताओ, ठीक है। वही है कि प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प लो। अब जल्दी से जल्दी नहीं हो रहा है तो आप किसी क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। उनको बताओ कि ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ है हमारा बच्चा, तो वो उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है। सफिशिएंट जितना भी एफर्ट्स कर सकते हो दो, अपने विल पावर लगाओ, ठीक है। प्रॉब्लम अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस भी दो, ठीक है। धीरे धीरे नॉर्मल करके हेल्दी लाइफ स्टाइल उनको प्रोवाइड करो। हेल्थ देखो है ना, हेल्थ का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि डिजीज़ नहीं है, ठीक है। ये कंप्लीट स्टेट ऑफ माइंड होता है जहाँ पे कंप्लीटली फिजिकल, मेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल वेलबींग होने चाहिए। डिजीज़ में टाइफाइड, क्लोरेला, निमोनिया, फंगस, इन्फेक्शन ऑफ स्किन, मलेरिया और कुछ अदर मेजर कॉज होते हैं जो कि क्या कराते हैं, डिजीज़ कराते हैं। वेक्टर बर्ड डिजीज़ जैसे कि मलेरिया जो होता है स्पेशली प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है। अगर उसको ट्रीट नहीं करते तो फेटल भी हो सकता है। बिसाइड पर्सनल बच्ची पीरियड्स है मनी, तो अगर हम उसको ट्रीट नहीं करते तो वो फेटल हो जाता है, यानी कि मर भी सकते हैं। पर्सनल क्लीननेस रखो, हाइजीन मेंटेन रखो, पब्लिक हेल्थ सही रखो, प्रॉपर डिस्पेस करो वेस्ट को, एंड कोई भी कॉन्टेमिनेटेड वाटर वगैरह ना पियो। वेक्टर, मॉस्किटो और इम्यूनाइजेशन करते रहो जिससे कि डिजीज़ से आप बच सकते हो। हमारे इम्यून सिस्टम मेजर रोल प्ले करता है ताकि डिजीज़ ना हो। हम हमेशा ही कई मतलब वायरस वगैरह से मिलते हैं लेकिन सारे के सारे डिजीज़ कॉज नहीं करते क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। इननेट डिफेंस क्या होता है, स्किन को प्रोवाइड करता है, म्यूकस की मेम्ब्रेन को, एंटी माइक्रोब सब्सटेंस जो कि हमारे आँखों में प्रेजेंट होते हैं, सलाइवा में प्रेजेंट होता है, फाइगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो एंट्री ऑफ पैथोजन को ब्लॉक कर देते हैं। पैथोजन अगर एंट्री कर रहा है तो स्पेसिफिक एंटीबॉडी जैसे कि ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स सेल्स में, जैसे कि सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स सीवियर किल कर देते हैं पैथोजेंस को। इम्यून सिस्टम मेमोरी भी स्टोर करके रखता है। एंड कुछ पैथोजेंस होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स काफ़ी रैपिड होता है, काफ़ी इंटेंस के साथ होता है, ठीक है। वैक्सीन इम्यूनाइजेशन कराते रहो। अमंग अदर डिजीजेज जैसे एड्स हो गए, कैंसर क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल वर्ल्ड वाइड में सबको मारता रहता है। एड्स क्या किससे कॉज होता है, HIV से कॉज होता है, फेटल होता है, लेकिन इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। प्रिकॉशन कर सकते हो। मेनी कैंसर जो रहते हैं क्यूरेबल होते हैं लेकिन आप पहले डिटेक्ट कर लेते हो तब, ठीक है। और अगर ज़्यादा लेट करते हो, ऑफ लेट ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़र्स यूथ में ज़्यादा मिलते हैं, एडोलेसेंट में ज़्यादा मिलते हैं, एंड इधर कॉज ऑफ कंसर्न बन जाता है। एडिक्शन नेचर की वजह से अल्कोहल एंड ड्रग्स के क्या होता है कि एक की कारण क्या है, स्ट्रेस है, मान लो पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है, काफ़ी पीयर प्रेशर की वजह से, एग्ज़ाम के चक्कर में, एंड कंपटीशन रिलेटेड स्ट्रेस की वजह से, इन डूइंग सो ये मेट एडिक्ट होने की वजह से। इसीलिए एजुकेट अबाउट देयर हार्मफुल इफ़ेक्ट की वजह से उन्हें पढ़ाओ, काउंसलिंग दो, एंड प्रोफेशनल कोई भी मेडिकल हेल्प ले तो उससे आप ले सकते हो। इसी तरीके से देखो मेरा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। तो गाइस सारे क्वेश्चन आंसर काफ़ी सिंपल्स हैं, ठीक है। बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो। तो अब हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ जो है हमारा कंप्लीट होता मुझे दिखाई दे रहा है, बाय द वे कंप्लीट हो ही चुका है। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो हमारा होने वाला है क्या, माइक्रोब एंड ह्यूमन वेलफेयर।